द चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन? आई होप आप सब अब रेडी हो चुके होंगे विस्तास के सभी चैप्टर्स को बैक टू बैक कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लगानी है अपनी अटेंडेंस, और अटेंडेंस के लिए तुम्हें लिखना है विस्तास टुडे। सिर्फ और सिर्फ विस्तास लिखना है सभी लोगों ने, क्योंकि ये कॉमेंट मैं इसलिए करा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता तुम 12th के बच्चों को विस्तास पे थोड़ा कम ध्यान देने की आदत क्यों लगी हुई है। जितना फ्लेमिंगो इंपॉर्टेंट है आंसर्स एंड क्वेश्चंस, उतना ही विस्तास भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी विस्तास की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए तुम्हारे दिमाग में जल्दी से कमेंट सेक्शन में लगा देना है सबको क्या लिखना है? विस्तास। आज इस बुक को जरा ध्यान से सोच लो, समझ लो, क्योंकि डेरी का जब क्वेश्चन आएगा कि डेरी के रूप में आप डायरी एंट्री लिख दो कि उसे अब मिस्टर लैम्ब की याद आ रही है, या अगर डॉक्टर सदाओ का आर्टिकल लिखने को आ गया या स्पीच लिखने को आ गई कि उन्हें कैसा लगा प्रिजनर ऑफ वॉर को घुमा के, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि मैंने विस्तास पे थोड़ा कम अटेंशन क्यों दी थी। तो दोनों को इक्वली प्यार करना है हमने, तो आज सेलिब्रेट करते हैं अपना विस्तास डे। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो विस्तास, और मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ हमारे सारे चैप्टर्स बैक टू बैक। इस वाली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू नहीं देख रहे, क्योंकि मुझे उसका कल कुछ फायदा नहीं लगा कि यार मैं तुम्हें बस दिखा रही हूँ पीडीएफ से पढ़ लेना। अलग वीडियो आएगी विस्तास के पीवाईक्यूज की जस्ट आफ्टर दिस वन शॉट। 1 घंटे में ऐसे पीवाईक्यूज कराऊंगी, पेपर लीक वाले जो तुम कहते हो ना, वो सारे तुम्हें कल क्या अभी इसके थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे। अभी पढ़ते हैं हम सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन। चैप्टर पढ़ने का रूल तुम्हें पता है, ये रहा पूरा का पूरा चैप्टर। इसको मैं तुम्हें सुना दूंगी बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो तुम्हें आंसर में यूज करने हैं, कीवर्ड्स, वो सब तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि आप एक एक दिखाती हूँ। एस्केप फ्रॉम रियलिटी, अगर 3rd लेवल के लिए आपको ये एक कीवर्ड आता है, इसको आप यूज करो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये जो मेरी स्लाइड है, दिस इज द स्लाइड जो तुम्हें मतलब कि एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलवा देगी जस्ट विद 1 रीडिंग। अभी चैप्टर समझ लो। आई एम टेलिंग यू गाइस, सेट है आपका सीन पूरे 100 आउट ऑफ 100 का। तो अब समझ में आ गया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, द 3rd लेवल। तो ओके गाइस, फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर, द 3rd लेवल। इसको किसने लिखा है? इस चैप्टर को लिखा है जैक फिनी ने। एंड इस चैप्टर में हम एक टाइम ट्रैवल के सिनेरियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखी है कभी किसी ने? कोई मूवी का नाम पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उस मूवी से भी बढ़िया होगा हमारा ये चैप्टर, आप ये समझ लो। अब इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है एक बंदा जिसका नाम है चार्ली। ये है लगभग 30 साल का, 30-31 साल का है ये। 30 का 31 का है, जरा ट्रिक क्वेश्चन है, बता देना एनसीईआरटी से देख के। ठीक है जी। तो ये जो हमारा बंदा चार्ली है, ये शादीशुदा है। इसकी वाइफ का नाम है लूजी, या लूजी, तुम कुछ भी इसको कह सकते हो। और ये जो है ना, इसको क्या होता है, एक दिन ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। नाउ व्हाट इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? तो न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराने जमानों से है। और उस स्टेशन पे बहुत भीड़ रहती है। वहां से कहीं ट्रेन जाती है, कभी ट्रेन किसी कोने में जाएगी न्यूयॉर्क के, कभी कहीं जाएगी, कभी कहीं जाएगी। तो चार्ली भी रोज ऑफिस से आते जाते इसी ट्रेन स्टेशन को यूज करता है। अब इस ट्रेन स्टेशन की है 2 मंजिल, बट आज पता नहीं कहां से अचानक से हमारा चार्ली इसकी एक 3री मंजिल पे चला जाता है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यही हमें पढ़ना है कि कहां से हमारा चार्ली भाई 3rd लेवल, यानी कि हमारे जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3री मंजिल पे पहुंच गया, जो दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। कहां से पहुंचा ये जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो चार्ली बताता है जैसे ही चैप्टर शुरू होता है कि भाई दुनिया का हर कोई प्रेसिडेंट हो गया। न्यूयॉर्क का हर प्रेसिडेंट, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का हो, चाहे न्यूयॉर्क का आप कहो या आपको अमेरिका का असली प्रेसिडेंट हो, हर कोई या ना हमारे यहाँ के टाइम टेबलों की कसमें खा लेगा। टाइम टेबल क्या होता है? जिसमें ट्रेन के टाइमिंग होते हैं ना, ये ट्रेन अब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी। कसमें खा के लोग कह देंगे कि 2 ही लेवल हैं, बट मैं कह रहा हूं कि नहीं, 3rd लेवल है, 3 लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब हाँ, तुम्हें लग रहा होगा मेरी बात सुन के कि मैं पागल हो गया हूँ कि 3rd लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। तो मैंने अपना दिमाग का चेकअप करा लिया है। मेरा एक दोस्त है, वो साइकेट्रिस्ट है, मैं उसके पास गया, मैंने उसे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो तुम्हें पता है कि उसका जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसने उसे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भाई ये ना तेरी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। लिखो इस कीवर्ड को जल्दी से लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में हर बच्चे को लिखना है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये लिखोगे, एग्जामिनर नंबर देगा हंस के आपको। ये क्या है? वो कहता है भाई तू खुली आंखों से सपना देख रहा है, तू कोई 3rd लेवल पे नहीं गया है, तुझे ऐसा फील हुआ, तूने हैल्यूसिनेट करा खुली आंखों से ना, तू ऐसे अपने तेरे आगे विजुअल्स आ रहे थे। ठीक है, तो भाई वो कहता है कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ में कि मुझे खुली आंखों में विजुअल आ रहे हैं। तो कहते हैं तू ना खुश नहीं अपनी जिंदगी में, परेशान हो गया। वहीं पे भाभी जी गुस्सा हो जाती हैं। भाभी जी कौन? लूजिया भाभी। ये बात सुन के कि उनका हस्बैंड खुश नहीं है, तो वो कहते हैं अरे तुम्हारी मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली आजकल इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, पैसा कमाना, ये रैट रेस में लोग लगे हुए हैं, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, ये वो। तो भाई तू टेंशन में है,
तो वो टेंशन से भागने के लिए तूने थर्ड लेवल ढूंढ लिया अपने आप को थोड़ा सा काम करने के लिए। बाकी कोई सीन ऐसा नहीं है, कोई थर्ड लेवल वर्ड लेवल नहीं है। इनफैक्ट वो जो तू वो करता है ना स्टैम्प कलेक्शन, अब चार्ली भाई साहब करते हैं स्टैम्प कलेक्ट। अब स्टैम्प पता है ना, जब हम किसी को डाक भेजते हैं, डाक क्या होता है, लेटर एनवेलप में लगा के, जैसे वो 10th में पढ़ा था ना लेटर टू गॉड पे, वो लेंचो लेटर भेजता है, वही लेटर कह रही हूँ मैं, तो वो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाते हैं, स्टैम्प को लगा के हम भेजते हैं, तो वही वाले स्टैम्प्स को बहुत लोग कलेक्ट करते हैं, ये चार्ली भी करता है। तो कह रहा है ये भी तेरा एक भागने का तरीका रियलिटी से, तू ये शौक है तेरे कि तुझे भागता है तू ये सब कर करके रियलिटी से। तो वो उसको इनफैक्ट सारे दोस्त भी यही कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये स्टैम्प कलेक्शन भी टेम्परेरी रेफ्यूज है रियलिटी से, टेम्परेरी एस्केप है रियलिटी से, ठीक है। तो अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा कि चार्ली का स्टैम्प कलेक्शन को वो क्या कहते हैं, रेस्क्यू फ्रॉम रियलिटी, ये आपको याद रखना है। डन। अब उसके जो ग्रैंडफादर है चार्ली के, जो पहले जमाने में यानी कि जब वो जिंदा थे, वो रहते थे गेलिसबर्ग नाम के एक शहर में। अभी आगे बताऊंगी गेलिसबर्ग में आपको क्यों बता रही हूँ। वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। और जो है बड़े से बड़े प्रेसिडेंट अमेरिका के, जो एक है जैसे रूजवेल्ट, बहुत फेमस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो भी करते थे स्टैम्प कलेक्ट। तो चार्ली को ये बात लॉजिकल नहीं लगती अपनी दोस्ती की, उसका ये कहना कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन मेरा दुनिया से भागने का जरिया। कहता नहीं, कह रहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है ये सच्ची में थर्ड लेवल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो फिर इसने कहा मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को साइड में रहने दो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मतलब हम लोगों को। इसने हमें बताना शुरू कर दिया कि वन नाइट लास्ट समर, मेरे समर के सीज़न की पिछली रात की बात है, मैं ना घर आने में बहुत लेट हो गया था, मुझे जल्दी से जाना था अपने अपार्टमेंट, मुझे लूजिया से मिलना था। तो मैंने क्या करा कि मैंने बस नहीं लेनी थी और मैंने ले लिया सबवे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। सबवे क्या होता है, अंडरग्राउंड पाथ बना होता है जहाँ से आप ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो किसने सोचा मैं लूंगा सबवे। अब जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एंटर करता है तो वो पहुंचता है फर्स्ट लेवल पे, जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन चल रही होती है। फिर वो दूसरी सीढ़ी उतर के जाता है सेकेंड लेवल पे, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन चलती है। एक एक लाइन गिवन है नोट्स के अंदर, एनसीईआरटी छूने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी लाइन इट इज गिवन हियर। जो एनसीईआरटी का कीवर्ड है वो डार्क से हाईलाइटेड है, तो बस इसको पढ़ लो बॉस और तुम्हारा सीन क्लियर है, ठीक है। अब वो जो है हमारा चार्ली भाई साहब सेकंड लेवल पे जाता है, वहाँ सब अर्बन ट्रेन्स होती है। सब अर्बन ट्रेन्स कौन सी होती है, जो इधर उधर के किनारे वाले जगहों पे जाती है ना, शहर से जो थोड़ी दूर पर होते हैं वहाँ पे। अब उसी दिन ऐसा हुआ था कि ये सेकंड लेवल से चार्ली पता नहीं एक अनजान कॉरिडोर में घुस गया, और वही कॉरिडोर जो इसने अनजान रॉन्ग टर्न ले लिया था, उसी से में वो खो जाता है और उस थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। अब चार्ली ऐसा नहीं है कि आज पहली बार वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया है। चार्ली हमें बताता है कि नहीं बहनों मेरे भाइयों, मैं बहुत बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इट इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम गाइस। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जो थीसिस है हमारे चार्ली के, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या कहता है कि मुझे तो लगता है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह जो है बढ़ रहा है, इसकी जो जड़ें हैं ना वो पेड़ की जड़ों की तरह ऐसे फैल रही है। चार्ली को लगता है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नई नई सीढ़ियाँ, नए नए कॉरिडोर अलग अलग जगहों तक पहुंचाए जा रहा है, यानी कि रास्ते गलियारे निकल रहे हैं। इसे लगता है कि कोई एक गलियारा निकल जाएगा कहीं पे, तो कोई एक गलियारा निकल जाएगा कहीं पे। कहता है मैं प्रूफ भी देता हूँ तुम्हारे को। एक बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक कॉरिडोर में घुसा, मैं खो गया, और पता है मैं कहाँ निकला, मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। फिर एक बार मैं एक गलियारे में खो गया, मैं अपने ऑफिस से बहुत दूर 46 स्ट्रीट पे पहुंचा। तो भाई ये कुछ अजीब है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मुझे तो लगता है ये पेड़ की जड़ों की तरह अपने पूरे के पूरे फैलाए जा रहा है रूट्स को, और एक दिन टाइम स्क्वायर तक भी पहुंच जाएगा, वो वहाँ जहाँ स्क्रीन लगी है ना, ठीक है, और एक दिन सेंट्रल पार्क तक भी पहुंच जाएगा। बट अपनी इस वाइल्ड इमेजरी को, ठीक है, जो उसके दिमाग में ये ट्री की तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बढ़ने का लगता था, वो इसने अपने साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताया था। पता चले वो पागल खाने में ही डाल देता इसको ये सब बातें सुन के, ठीक है जी। तो अब चार्ली फिर हमें बताता है अपने बारे में, कहता है अच्छा सुनो, मैं हूँ 31 साल का, मेरा नाम है चार्ली। उस दिन समर वाले दिन जिस दिन मैं खो गया था वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, उस दिन मैंने क्या कपड़े पहन रखे थे याद कर लो। अब जैसे एम हैमिल की ड्रेस के इतने रट्टे मारे हो तुमने, जरा चार्ली के भी ड्रेस के रट्टे मार लो। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखना है चार्ली ने क्या पहन रखा था, ईच एंड एवरी भाई बहन को लिखना है। टैन गार्बरडाइन सूट पहन रखा था, गार्बरडाइन एक टाइप का कपड़ा होता है, टैन मतलब ब्राउनिश से कलर का। एक स्ट्रॉ हैट लगा रखी थी, उस पर एक फैंसी हेडबैंड बंधा हुआ था। और वो कहता है मेरे तरह बहुत सारे लड़के थे वहाँ पे जो ऑफिस से आ जा रहे थे, मैं कुछ अलग अनोखा नहीं था,
बस मैं कॉरिडोर्स में घुसता रहा क्योंकि मुझे पहुंचना था सबवे पे और वहां से मुझे अपनी वाइफ के मिलने जाना था। ठीक है जी। अब ना उस दिन क्या होता है, ही वॉक थ्रू अ मिस्टीरियस कॉरिडोर। अब ये लाइंस को गौर फरमाओ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लाइन काम आएंगी आप लोगों के आंसर फॉर्मेशन में, जब आपको बताना है कोई क्वेश्चन आके बताओ चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा। सो ऑन दैट डे चार्ली वॉक थ्रू अ मिस्टीरियस कॉरिडोर दैट स्लांटेड डाउनवर्ड, जो ऐसे नीचे की तरफ मुड़ने लग गया। फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया एंड सडनली एक बड़ा सा टनल आ गया जहां पे उसके अलावा कोई और था ही नहीं। मतलब ये यूं घूमा और ये टनल ना यूं घूम गया। ठीक है, अब चार्ली इस टनल में चलता रहा। ठीक है, ये चार्ली हो गया हमारा, चलता रहा, टक 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 टक, उसे सिर्फ अपने जूतों की आवाज आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही। और उस छोर से यानी कि टनल के एक दूसरे एंड पे भी तो कुछ होगा, यहाँ से कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आई थी। तो चार्ली को लगा चलो ठीक है उस साइड पे कोई तो है ना। अब ये जैसे ही उस टनल से बाहर निकलता है, ही टुक 2 शॉर्ट फ्लाइट्स। फ्लाइट्स क्या होते हैं, एरोप्लेन में बैठ गया क्या, नहीं, फ्लाइट कहते हैं गाइस सीढ़ियों को। अगर ये आ गया ना एक्सट्रैक्ट में तो मुझे थैंक यू करोगे कि दीदी आपने यहाँ बता दिया था इसका मतलब। फ्लाइट मतलब यहाँ पे सीढ़ी। चार्ली भाई साहब 2 सीढ़ी उतरते हैं और उन्हें दिखता है कि मैं पहुंच गया हूँ सेकेंड लेवल पे। अब जैसे ही उतरता है 2 सीढ़ी तो इसे लगता है सेकेंड लेवल पे है, बट जब ध्यान से देखता है तो वो सेकेंड लेवल नहीं था, वो था हमारा थर्ड लेवल। तो अभी तक समझ गए ना, एक दिन जिस दिन इसे लेट हो रही थी ना वाइफ से जल्दी से जाना था कि भाई जाऊँ घर जाऊँ रिलैक्स करूँगा अपना, उसी दिन इसने जिस दिन ब्राउन कलर का सूट पहन रखा था उसी दिन ये खो जाता है हमारे थर्ड लेवल पे। और पहले भी खोता रहता था, इधर उधर जगहों में पहुंचा है, बट आज तो थर्ड लेवल पे पहुंच गए थे भाई साहब ये। चलिए, अब थर्ड लेवल का क्या डिस्क्रिप्शन था, ये हर बच्चे को यार थोड़ी सी अपनी टाइपिंग स्पीड जरा मुझे दिखाओ, जो इतनी चैटिंग कर करके तुमने बनाई है अपनी, जल्दी जल्दी आपको थर्ड लेवल का पूरा डिस्क्रिप्शन मुझे देना है। और अगर टाइपिंग नहीं करना चाहते हो तो पेंसिल लेके कॉपी पे लिख लो। ठीक है, तो उसको जैसे ही चार्ली वहां पहुंचता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लगता है कि मैं तो सेकेंड लेवल पे हूँ, बट जब वो गौर फरमा के देखता है तो देखता है अरे यहाँ पे तो बहुत कम टिकट विंडो है। टिकट विंडो क्या हुई, जहाँ से टिकट मिलेगी ना, अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा टिकट विंडो होती है, ये तो 3-4 टिकट विंडो है। और ट्रेन गेट्स भी कम है, यानी कि ट्रेनों की जो रेल की पटरी होती है ना, जहाँ पे ट्रेन खड़ी है वो भी बहुत कम है। और ये वुडन ओल्ड स्टाइल का इन्फॉर्मेशन बूथ है, यानी कि वो कमरा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं ट्रेनों की, वो लकड़ी का क्यों बना हुआ है। ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। अब इतने में उसकी लाइट पे नजर पड़ जाती है, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट ऐसे बनाते हैं, चलो स्ट्रीट लाइट चल ही नहीं रहा पेन, तो स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, कह रहा वो देखा मैंने उसको ना ऐसे फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर मतलब जैसे मोमबत्ती ऐसे ऐसे हिलती रहती है ना, बिल्कुल वैसी ना। मैंने ध्यान से देखा तो वो गैस लाइट थी। पुराने ज़मानों में इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होती थी तो गैस लाइट हुआ करती। कह रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया है यहाँ पे। फिर उसने देखे ब्रास के बड़े बड़े जो है पान थूकने के लिए वो पड़े हुए थे कंटेनर्स, जिसमें लोग पान थूकते हैं। भाई ये चार्ली एक के बाद एक शौक लग रहा है। तभी चार्ली देखता है कि वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने 1890s का फैशन पहन रखा था, यानी कि उनके कपड़े कैसे थे, बहुत पुराने ज़माने के। अब तुम्हें पता है चार्ली कौन से ज़माने का है, चार्ली है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का। वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ था, 1945 में। तो चार्ली इसके बाद का है, मतलब हमारे से तो बुढ़ा ही है ये, बट 1890 तो बहुत ही पुराना समय हो गया ना। हाँ, तो वहाँ पे लोगों ने, आदमियों ने पहन रखी थी डर्बी हैट ना। इसको लर्न करो, 1890s का फैशन क्या था, आदमियों ने डर्बी हैट पहन रखी थी। डर्बी हैट ऐसी वाली हैट होती है, ये जो हैट होती है ना, ये डर्बी हैट होती है। 4 बटन वाले सूट, यानी कि जो सूट है ये बनाती हूँ मैं, सूट कैसे बनाऊँ यार, ये देखो, ये जैसे सूट की स्लीव हो गई, ठीक है, तो डबल बटन वाले सूट, मतलब ये भी बटन और ये भी बटन, ठीक है, ये ऐसे डबल बटन वाले सूट थे। टाइनी लेपल्स थे साइड में, ये मुझे नहीं पता टाइनी लेपल्स कैसे बनाऊं। और हैंडल बार मुस्टैचेस थी, वो जो यूं ऐसी वाली मुस्टैचेस होती है ना, ये वाली मुस्टैचेस थी सबकी। और जो औरतें थी उन्होंने मटन स्लीव्स वाली जो है वो पहन रखी थी। ऐसी सी ही होती है मटन स्लीव, जैसी ये मेरी टॉप की है ना, ऐसी सी, मतलब फूली सी स्लीव्स थी। और उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट और हाई बटन वाले शूज पहन रखे थे। तो ये ड्रेसअप, चार्ली का भी ड्रेसअप याद रखो, इनका भी ड्रेसअप याद करो, कुछ नहीं पता बोर्ड एग्जाम का कैसा क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है जी, तो मतलब बहुत ज्यादा कपड़ों का भी चेंज दिख गया। बट ये कपड़ों के चेंज से चार्ली को अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि कुछ टाइम ट्रैवल का सीन है। तो फिर इसने पीछे मुड़ के देखा, अरे न्यूज़पेपर वाले की दुकान थी, तो इसने कहा यार जाके डेट देखता हूँ क्या लिखी है इस पे। सो द मोमेंट ही वेंट टू द न्यूज़पेपर वाला बॉय, न्यूज़पेपर जो बेच रहा था, वो देखता है कि वहाँ पे जो न्यूज़पेपर पड़ा था वो था द वर्ल्ड। और वो जो न्यूज़पेपर था अब छपना ही बंद हो चुका था 1945 के बाद। यानी कि जैसे मैं आपको एक न्यूज़पेपर का नाम लूँ, ठीक है, नाम नहीं लूँगी, मैं नहीं चाहती कोई पेपर बंद हो, मतलब आप समझो कि कोई भी एक पेपर आप सोच लो, आप सोचो आज के ज़माने में वो नहीं छप रहा,
और तुम्हें दिखे कि यार ये कहाँ से मिल गया मुझे, ठीक है, वो बहुत पहले बंद हो चुका है और तुम्हें आज दिख जाए तो ही वॉज वेरी कंफ्यूज कि द वर्ल्ड तो बहुत पुराने ज़माने में छपना बंद हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो ये उस न्यूज़पेपर को उठाता है, उस पर डेट डली थी 11 जून 1894, मतलब इतना पुराने ज़माने में चार्ली पहुंच गया था। 1945 से ये पहुंच चुका था 11 जून 1894 को। और वहाँ पे जो है खबर छपी हुई थी किसकी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। अब ये पिक्चर की स्टोरी से ध्यान रखो, जो खबर छपी हुई थी न्यूज़पेपर में वो किसकी थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। बाद में ये भाई साहब जाके चेक करेगा कि ये न्यूज़पेपर सच्ची है या नहीं है, ठीक है जी। अब चार्ली ने फिर पीछे मुड़ के देखा, अब इसे पक्का यकीन हो गया कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया न्यूज़पेपर से। तो फिर इसने पीछे मुड़ के देखा तो जो ट्रेन का इंजन था वो भी इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, वो पुराने ज़माने में जो स्टीम शेप इंजन होते हैं ना, फनल शेप के, जैसे वो थॉमस कार्टून आता था, बिल्कुल वैसा वाला इंजन था। उसे हम कहते हैं करियर एंड आइव्स का लोकोमोटिव। सो नाउ अब इसे पता चल गया था कि भाई साहब मैंने कर लिया है टाइम ट्रैवल और मैं आ गया हूँ किसी अतरंगी से दुनिया में। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, बट चार्ली के पैरों तले ज़मीन नहीं, ये आसमान पे पहुँच चुका था। खुशी इसकी इतनी थी क्योंकि आज की दुनिया से बहुत परेशान था। तो इसने सोचा यार एक काम करता हूँ, 2 टिकट खरीद लेता हूँ अपनी और अपनी वाइफ की, और वो जो सुहाना शहर है ना गेलिसबर्ग इलिनॉइस, जहाँ इसके दादाजी रहते थे, यस जो मैंने आपको बताया, वहाँ के टिकट खरीद के मैं वहीं चला जाऊँगा रहने। सो ही इमेजिन्ड कि भाई वहाँ गेलिसबर्ग इलिनॉइस की तो लाइफ सेट है। अब ये लर्न कर लो गाइस सब लोग, कैसी थी गेलिसबर्ग इलिनॉइस की लाइफ, यू हैव टू लर्न इट। वो बताता है कि गेलिसबर्ग इलिनॉइस की लाइफ बहुत ही मज़ेदार थी। लोगों के बिग बिग गार्डन्स थे जिसमें ह्यूज ट्रीज थे, शामें बहुत लंबी होती थी, आदमी लोग बाहर बैठ के सिगार पीते थे और औरतें वहाँ पे बढ़िया बढ़िया पंखे बनाती थी। इट वॉज वेरी हैप्पी बिफोर World War I एंड World War II। एंड चार्ली कहता है कि मैं उसी समय गया टिकट विंडो पे 2 टिकट खरीदने के लिए गेलिसबर्ग नाम के शहर की। हाउएवर जैसे ही वो टिकट वाले क्लर्क को पैसे देता है तो वो सस्पिशियस हो जाता है। वो ऐसे देखता है क्योंकि जो है एक तो चार्ली ने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, उसके लिए तो चार्ली के कपड़े गलत थे ना, मतलब कि क्या पहन रखा है, टैन गार्बेडाइन सूट और ये फैंसी हेडबैंड। तो वो पहले तो अजीब से देखता ही है, और जब चार्ली पैसे देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है दैट्स नो मनी, डोंट ट्राई टू चीट मी, मेरे को चीट करने की कोशिश मत करो। चार्ली सोचता है क्या गड़बड़ है, फिर ये जो है ड्रॉर में देखता है और उसे दिख जाते हैं पुराने ज़माने के नोट, इतने बड़े बड़े नोट्स। तुमने देखे इंडिया के पुराने ज़माने के नोट्स, बड़े बड़े नोट्स हैं हमारे भी, अब नोट्स बदल गए हैं ना, ठीक है। तो उसको समझ में आता है भाई अब तो नोट बदल गए हैं, ये वाले नए वाले नोट तो चलेंगे नहीं। तो ये अपने पैसे वापस रखता है और भागता है वहाँ से, भाग जाता है, बिल्कुल भाग जाता है 3rd लेवल से। क्यों? क्योंकि कहता है 80-90 की जेल गंदी है, जेल अच्छी नहीं है यहाँ की। तो अब चार्ली को अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पैसे पुराने ज़माने के नहीं थे, बिना टिकट लिए 3rd लेवल से ये बाहर निकलता है, पता नहीं कैसे बाहर आया और अपने घर पहुँच गया। अब चार्ली ने कहा कि मैंने अगले दिन चेक करा जाके कि वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की खबर सच थी, तो इसे पता चलता है बिल्कुल सच थी, ये सही में टाइम ट्रैवल करके गया था। और ये जाता है अपने ऑफिस के ब्रेक के समय पे बैंक में, इसकी जितनी जमा पूंजी थी, $300 थे इसके पास में, वो सब निकलवा लाता है कि इससे मैं टिकट खरीदूंगा। फिर ये गया शाम को 3rd लेवल ढूंढने, आज मिली नहीं भाई साहब। मुझे बहुत बुरा लगता है ये चैप्टर पढ़ के इस समय, उसको आज क्या नहीं मिली, उसे कभी ही 3rd लेवल नहीं मिली। फिर ये घूमता रहता था, भटकता रहता था 3rd लेवल ढूंढने के लिए। तो इसकी वाइफ ने मना कर दिया कि प्लीज़ सुनो, अब ऐसा काम मत करो, तुम यहाँ घर बैठ जाओ चुपचाप से, नहीं ढूंढना ये 3rd लेवल को, बिकॉज शी वॉज वेरी वरीड कि पागल हो जाए मेरा हस्बैंड बिल्कुल ही। तो उसने जो है, फिर चार्ली ने कहा मैंने भी उसकी बात मान ली, मैंने भी गिव अप कर दिया और मैंने फिर से स्टैम्प कलेक्शन अपना करना शुरू कर दिया। अब कहता एक दिन ऐसा हुआ फाइनली कि मैं और मेरी वाइफ ना अब रोज़ ढूंढते हैं 3rd लेवल को जाके। अब ऐसा क्या हुआ, वो वाइफ जो मना करी थी 3rd लेवल नहीं ढूंढना, आज वो खुद जाके ढूंढ रही है। तो वो हुआ था फर्स्ट डे कवर की वजह से। अब फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, तो देखो जितने भी स्टैम्प कलेक्ट, इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। तो जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब भी कोई नया स्टैम्प लॉन्च होता है, जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी का एक नया स्टैम्प लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर को, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, उस स्टैम्प को एक एनवेलप पे लगा देंगे, ठीक है, और उसको अपने एड्रेस पे, अपने घर के एड्रेस पे मेल कर लेंगे, ठीक है, और अंदर उसके खाली पेपर रख देंगे कि ये खाली लेटर अपने को भिजवा दिया, जिससे इनको ये स्टैम्प मिल जाए, ठीक है, इशू हो जाता है ना स्टैम्प, फिर ये इनको ये स्टैम्प मिल जाए, इसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर, कि जिस दिन स्टैम्प लॉन्च हुआ उसी दिन आपके पास आ जाए। तो कह रहा मैं अपने दादाजी के कलेक्शन चल रहा है मेरे पास में फर्स्ट डे कवर का, मेरे दादाजी के फर्स्ट डे कवर भी उसी में है, मेरे भी उसी में है, तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था, उन्हें देख रहा था, चेक कर रहा था। तो कह रहा वहाँ पे मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो पहले कभी भी नहीं था, आज अचानक से आ गया वो, ठीक है। अब वो फर्स्ट डे कवर कैसा था, वो फर्स्ट डे कवर आया हुआ था उसके एक दोस्त के थ्रू जिसका नाम था सैम वीनर, जो हाल ही में गायब हो गया था।
तो चार्ली का एक फ्रेंड था जिसका नाम था सैम, वो ना कुछ समय से गायब हो गया था। चार्ली उसकी वजह से भी बहुत परेशान था। और आज जब उसने अपना फर्स्ट डे कवर्स चेक करा था तो एक लेटर आया हुआ था उसके उसी दोस्त सैम के थ्रू। तो उसने उस लेटर को उठाया और उसने डेट देखी तो उस पर डेट लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894। उस पर जो स्टैम्प लगा हुआ था वो था प्रेसिडेंट गैरी फील्ड का, और जो एड्रेस लगा हुआ था वो चार्ली के दादाजी जो थे उनका गेलिसबर्ग वाला एड्रेस लिखा हुआ था। मतलब कि उसके दोस्त सैम ने 1894 में से, जो इस ज़माने में रहता है, कोई लेटर भेज रखा था। चार्ली बहुत हैरान हो गया क्या हुआ है। तो तभी चार्ली ने फिर उस लेटर को ओपन करा, ओपन करके लेटर पढ़ना शुरू करा। तो उसमें सैम ने बता रखा था कि वो सैम जो उसका फ्रेंड था चार्ली का, चार्ली उसे भी बताता था थर्ड लेवल के बारे में और गेलिसबर्ग के बारे में। तो उसने बताया सैम ने कि चार्ली भाई तू बिल्कुल सही कह रहा था, थर्ड लेवल सच्ची में है, मैं भी तेरी तरह थर्ड लेवल ढूंढ रहा था, मुझे एक दिन ट्रेन मिल गई और मैं अब जो है थर्ड लेवल से गेलिसबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका हूं और मुझे यहाँ रहते हुए कुछ दिन भी हो गए हैं, इसलिए मैं तुझे लेटर लिख रहा हूँ कि तू और जो लूजिया है वो भी जो है थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, बहुत मस्त जगह है और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये देखो मैंने लिखा है। उसने लिखा बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े पंखे वाले जो है ये वो बनाते रहते हैं, मेरी एक पार्टी भी है शाम को लेमनेड वाली, प्लीज़ तुम दोनों भी इसे ढूंढो और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। अब अगर तुम्हें ये मिस्ट्री समझ में नहीं आई कि ये लेटर चार्ली तक कैसे पहुँचा, तो सैम 1945 से 1894 में पहुँचा टाइम ट्रैवल करके। वहाँ पे उसने लेटर लिखा और चार्ली के दादे के घर पे जो है उसको पोस्ट कर दिया। अब वो उस समय पे फिर जो टाइम की रेखा होती है ना, समय की रेखा, उसमें बदलाव हो जाता है। तो तब उस दिन से जो है वो लेटर उस बॉक्स में आ गया और अब चार्ली को आज मिल गया वो लेटर, क्योंकि अभी अभी आया ना, तो इट ग्लिच इन द मैट्रिक्स हो गया, तुम ये समझ लो। तो अब चार्ली को वो दिख जाता है लेटर और चार्ली को बहुत मतलब खुशी होती है कि चल ठीक है मेरा दोस्त वहाँ पहुँच गया। बट चार्ली को रेजिडुअल डाउट्स थे कि भाई ऐसे कैसे मेरा दोस्त पहुँच गया। तो ये बैंक गया और इसने पता लगाया कि हाँ सैम तो $800 निकलवा के लेके गया था जिससे कि वो आगे चल के वहाँ पे अपना बिजनेस कर पाए। अब चार्ली बताता है कि मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ वो थर्ड लेवल, बट मेरा दोस्त तो फाइनली वहाँ पहुँच चुका है और इनफैक्ट जो उसका दोस्त है सैम, अब उसने अपना नया बिजनेस भी वहाँ शुरू कर लिया है, हे एंड जो है चारे वारे का होता है ना अनाज का, उसका, क्योंकि उसका जो ओल्ड बिजनेस है वो तो वहाँ चलेगा नहीं। एंड डू यू नो उसका ओल्ड बिजनेस क्या था? ये चैप्टर का ट्विस्ट है। उसका ओल्ड बिजनेस था साइकियाट्रिस्ट। तो ये सैम वीनर वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त है जिसने चार्ली को कहा था कि भाई तू पागल हो गया, तेरी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वही सैम वीनर अब थर्ड लेवल से पहुंच गया गेलिसबर्ग इलिनॉइस। अब कंक्लूजन क्या आता है इस चैप्टर का, दैट इज इट रियलिटी और इज इट फैंटेसी, कि क्या सैम सही में ट्रैवल करके गया था, ये चार्ली की इमेजिनेशन है, क्या वो जो लेटर है वो सच्ची में आया था, वॉज द थर्ड लेवल रियल और इट वॉज जस्ट विश फुलफिलमेंट। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पे बेस होता है। अब कोई बहुत लॉजिकल बंदा होगा तो वो कहेगा चार्ली का दिमाग सट गया था और उसने ये सब खुद करा है, सैम भी वो खुद बना था, खुद वो उसने लेटर खुद को भेज दिया। और कोई अगर मैजिक पे बिलीव लगता है तो वो क्या कहेगा कि हाँ टाइम ट्रैवल हुआ होगा। तो दिस इज ओपन एंडेड, ठीक है जी। तो विद दिस ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नहीं करा रही हूँ, थोड़ी देर में विस्तार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वन शॉट आ रहा है, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उसके अंदर, बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम है हमारा द टाइगर किंग। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग। तो जल्दी से टाइगर किंग के जो राइटर है उनका नाम लाइव चैट में लिख दो अगर तुम्हें याद है तो, और नहीं है तो चलो मैं बता देती हूँ। इस चैप्टर के राइटर का नाम है, बता दो लाइव चैट में अगर अभी तक नहीं बताया तो काल्की, ठीक है। तो इस चैप्टर के राइटर का नाम है काल्की और इसमें उन्होंने हमें महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम की स्टोरी बताई है। तो प्रतिबंधापुरम नाम की एक जगह थी, एक राज्य था, वहां के महाराजा की कहानी हम पढ़ेंगे। यहाँ के जो राजा जी थे इन्होंने अपनी लाइफ में आप कह सकते हो कि एक काम बहुत ही गलत करा, बहुत ज्यादा गलत करा, कि उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स की हत्या करी, उन्हें मार दिया और तभी इनको जो है टाइगर किंग बोला जाता है। ये जो हमारे राजा हैं जिनके बारे में आज आप पढ़ने वाले हो, ये एक बहुत ही क्रूअल राजा है, पढ़ के आपको ये समझ में आएगा, जो अपनी पावर का मिसयूज करते थे, ठीक है। तो ये जो हमारे महाराजा जी हैं इनका एक नहीं इनके अनेक नाम है, अलग अलग नामों से इनके जो है राज्य के लोग इन्हें बुलाते हैं, जैसे कि हिज हाइनेस जामीदर जनरल
खिलेदार मेजर, सत्यविहारा समाहारी और भी पता नहीं कितने ही नामों से उन्हें बुलाते हैं। तो ये सब नाम है, इन्हें एक बार रीड कर लो, कोई क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे ये आपको। बट क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके दिमाग में मैं छपा दूंगी जिससे तुम्हें ये ना लगे तुमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं अभी तक, तो इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ नोट्स को देख लो। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी अभी आपके दिमाग में बस चुकी होगी, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी इतने सारे नाम कहने की जगह हम इन्हें बुलाते हैं टाइगर किंग। अब टाइगर किंग के बारे में सुनने के बाद हमारा मन करेगा कि हम टाइगर किंग से मिल ले, जाने इन्हें कौन सा राजा है, जरा देख भी आए हम इनको, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मर चुके हैं आज के समय में, तो ये प्रेजेंट नहीं है। अब ये मरे कैसे थे, यही हमें जानना है इस चैप्टर में कि इनके मरने का रीजन क्या था। तो इनके मरने का रीजन आप कह सकते हो कि इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी, ऐसा इनका मरने का रीजन था। जब ये बहुत छोटे थे, यानी कि जब ये सिर्फ 10 दिन के थे, एक राजकुमार थे, बिल्कुल प्रिंस थे, छोटे से प्यारे से, और जब ये पैदा हुए थे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं इनकी लाइफ की भविष्यवाणी करने के लिए। यहाँ देख लो, नोट्स बने हुए, ऐसे रीड करते रहो। तो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जब प्रतिबंधापुरम का महाराज पैदा हुआ था, तो उस समय पे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर्स उस बेबी को देख के उसका फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट करते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि देखो ये जो बच्चा है ये बहुत फेमस होगा, बहुत बड़ा महाराजा बनेगा, और कहता है बट जो है एक दिन ये बच्चा जो है ये मर जाएगा। आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आते थे कि हैं ये मर जाएंगे। तो ये कोई लॉजिक है भाई साहब, जो पैदा हुआ है भाई वो तो मरेगा ही ना। तो उसी समय ये जो हमारे टाइगर किंग थे, तब ये सिर्फ 10 दिन के थे, तो ये बोल पड़ते हैं अपने पालने में से। तो ये मिरेकल होता है इनकी लाइफ में कि ये 10 दिन के ही बोलना शुरू कर देते हैं। और ये उस एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जी मुझे ये बताओ, जो भी इंसान यहाँ पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, तो मुझे ये बताओ कि ये मैं मरने वाला हूँ तो उसका रीजन क्या होगा, तरीका बताओ मैं कैसे मरूंगा। ये बात सुन के एस्ट्रोलॉजर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि आसपास के तो किसी लोगों ने ये लॉजिक क्वेश्चन नहीं करा कि मरना तो सभी ने, ये 10 दिन का बच्चा कर रहा है इतना लॉजिकल क्वेश्चन, और ऊपर से 10 दिन का बच्चा बोल कैसे रहा है। तो फिर वो जो है उसे बताते हैं कि तुम जो पैदा हुए हो वो आर ऑफ बुल में पैदा हुए हो, ये याद रखना है, और टाइगर और बुल दुश्मन होते हैं, तो इसलिए तुम्हारी डेथ होगी एक टाइगर से। अब टाइगर का नाम सुन के वो 10 दिन का टाइगर किंग डरते नहीं है, कहते हैं लेट द टाइगर्स बी वेयर। अब ये जो पूरी कहानी है कि 10 दिन का बच्चा बोला, ये एक रूमर क्या होता है, एक अफवाह है जो प्रतिबंधापुरम के राज्य में फैली रहती है। अब टाइगर किंग की लाइफ में और कोई चमत्कार नहीं होता है, अब उनका पालन पोषण होता है बिल्कुल ही एक इंग्लिश कल्चर के अंदर। अब इंग्लिश क्यों होता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है गाइस, इसमें हमें इंडिया का वो समय दिखा रखा है जब इंडिया पे ब्रिटिश राज हो रखा था। तो ब्रिटिश राज के दौरान आपको पता होगा कि बहुत सारे एम्पायर्स भी अलाउड थे, बहुत सारे राजा महाराजा भी होते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रूल कर रही थी। तो जो राजा लोग होते थे, यहाँ बता रखा है कि बहुत सारे राजाओं के जो बच्चे थे उनको रादर देन इंडियन कल्चर में पाला जाए, उन्हें इंग्लिश कल्चर में पाला जा रहा था। तो सेम हुआ टाइगर किंग के साथ में, इनको इंग्लिश नैनी ने ही जो है पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश गाय का ही ये दूध पीते थे, इंग्लिश ही इनकी ट्यूटर थी, इंग्लिश ही ये पिक्चरें देखते थे, इंग्लिश ही इनकी जो नैनी जो इनका पालन पोषण करती थी, सब कुछ इनका इंग्लिश ही होता था। क्राउन प्रिंस जो थे ये बड़े होकर बहुत ही ज़्यादा फियरलेस और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, यानी कि पूरे इंग्लिश कल्चर में बड़े हुए, और जब ये जवान हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते थे। बट ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश कल्चर। नाउ व्हेन ही वॉज 20, जब 20 साल के होते हैं तो उनका राज्य की गद्दी उन्हें दे दी जाती है बाय द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, और वो फाइनली अपने राज्य को संभालना शुरू करते हैं। अब जैसे ही टाइगर किंग अपनी गद्दी पे जाके बैठते हैं, उन्हें कुछ नहीं याद थी ये टाइगर की प्रोफेसी, ये जो हुई है मेरे लिए भविष्यवाणी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। बट उनके राज्य के लोग इधर उधर बातें करनी शुरू कर देते कि टाइगर किंग के लिए तो ये सब कहा गया है। बहुत बातें हो रही थी उनके राज्य के अंदर इससे रिलेटेड, और उनके कान में ये बात पहुंच जाती है। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर मेरे को टाइगर ही मारने वाला है तो क्यों ना मैं पहले जाके टाइगर को मार दूं। तो वो अपने आप को इस बात पर अग्री करते हैं, इनफैक्ट ये कह के कि अपने सेल्फ डिफेंस में तो आप किसी भी चीज़ को मार सकते हो, तो क्यों ना मैं टाइगर को मार दूँ। तो ये जंगल में जाते हैं और एक टाइगर को मार देते हैं, और फिर वो टाइगर की बॉडी लेकर आते हैं और एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं कि ये देखो भाई मैंने तो टाइगर मार दिया, तो मुझे कहते हैं मैं टाइगर नहीं मार सकता। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि सर आप ऐसे ही 99 टाइगर्स को मार लोगे, बट 100 टाइगर से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो 100वां टाइगर आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो कहते हैं अच्छा 100 क्यों नहीं मार सकता, जब 99 मार दूंगा तो चलो, ऐसे कैसे नहीं मारूंगा, मैं तो मार लूंगा। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है ये ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से, अगर आपने 100 टाइगर मार दिया तो मैं अपने बाल कटवा दूंगा, सब मैंने लिखा है यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी की किताबें चला दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर आपने 100 टाइगर मार दिए। ठीक है, इस चीज को हमारे टाइगर किंग चैलेंज की तरह ले लेते कि अब तो मैं 100 टाइगर मार के दिखाऊंगा तुम्हारे को। एंड जो है उस दिन से उन्होंने अपना हर काम करना बंद कर दिया कि मैं अपने राज्य के कोई काम नहीं करूंगा जब तक मैं 100 टाइगर ना मार लूं। अपने राज्य के अंदर पूरा एक ऑर्डर भिजवा दिया, एक नोटिस भिजवा दिया कि कोई भी टाइगर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। टाइगर को नुकसान पहुंचाना तो दूर, तुम टाइगर को एक पत्थर भी फेंक के नहीं मार सकते हो, ये उन्होंने लिखवा दिया। अगर किसी ने टाइगर को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसकी वेल्थ प्रॉपर्टी सब कॉन्फिस्केट हो जाएगी। नाउ टाइगर किंग बहुत बार टाइगर्स को मारते हैं, कई बार ऐसा होता था निशाना मिस हो गया। टाइगर किंग इतने स्ट्रांग थे कि बेयर हैंड से उन्होंने टाइगर से लड़ाई करी और हमेशा यही जीतते थे। एक बार ये टाइगर
टाइगर किंग के ऑब्सेशन की वजह से उनकी थ्रोन यानी कि उनकी गद्दी पे भी बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा डेंजर आ गया था। क्यों आया था, देखो क्या हुआ। कुछ ब्रिटिशर थे और उनमें से एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसको आपकी बुक में लिखा है दुरई। दुरई मतलब तमिल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कहते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने टाइगर किंग के यहाँ जो है मैसेज पहुंचाया कि टाइगर किंग को गांव में आके, टाइगर किंग के राज्य में आके उसको टाइगर को हंट करना है। तो टाइगर किंग डर जाते कि भाई टाइगर्स तो मेरे मारने के लिए, वैसे इतनी कम पॉपुलेशन टाइगर की, तो मैं इसे नहीं मारने दूंगा। तो वो कहते हैं आप चाहो तो मच्छर मरवा देंगे, हम बोर मरवा देंगे, कुछ भी मरवा देंगे, बट हम जो है टाइगर नहीं मरवा सकते हैं। तो फिर टाइगर को हम आपको नहीं मारने देंगे। तो इस बात पे जो है ब्रिटिश ऑफिसर के यहाँ से रिप्लाई आता है कि ठीक है आप मार लेना खुद टाइगर को, यू कैन किल टाइगर, हमारी फोटो ही करवा दो बस उसके साथ में। तो टाइगर किंग इस बात को भी मना कर देते ये सोच के कि आज इनको फोटो करवाऊंगा तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो मना कर देते कि नहीं फोटो भी हम नहीं करवाएंगे। ये बात बोल के वो बहुत खुद डर जाते हैं कि कल को ब्रिटिशर नाराज हो गए तो हमारे से हमारा राज्य ही छीन लेंगे। सो देन वो अपने दीवान साहिब यानी कि अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर जो है प्रॉपर एक प्लान बनाते हैं कि वो कैसे जो है दीवान साहिब के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर तो बहुत नाराज़ हो गया है, अब वो उसकी वाइफ को ब्राइब करेंगे और उसे पटाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो एक टेलीग्राम भेजते हैं ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ पे कलकत्ता में जो था, और उसको ऑर्डर करते हैं 50 एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग्स की आप वो लेकर आओ। ठीक है, अब वो जो है 50 एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग का डब्बा आता है और वो उस पूरे डब्बे को उस दुरई सेने यानी कि ब्रिटिश की वाइफ के यहाँ पे भिजवा देते हैं, थिंकिंग दैट वो जो है एक आध चूज़ करके बाकी सब वापस भिजवा देगी। बट वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, वो 50 की 50 अंगूठी रख लेती है और थैंक यू नोट भिजवा देती है, और अगले ही दिन महाराजा के यहाँ पे 3 लाख का बिल जो है वो आ जाता है। बट इस बात पे हमारे महाराजा सोचते हैं कोई बात नहीं, 3 लाख का बिल आया तो आया, मेरी गद्दी तो है जो वो बच गई है। तो इन्हें अपने किंगडम का तो कोई ध्यान ही नहीं था कि किंगडम का भी ध्यान करना है, कुछ करना है नहीं। अब टाइगर किंग हमारे विदिन 10 ईयर्स, ये याद रखना, 70 टाइगर्स को मार चुके थे। 70 टाइगर्स का मिशन कंप्लीट हो चुका था, अब 30 टाइगर्स बचे थे, और उनके जो प्रतिबंधापुरम के गांव थे, जंगल थे, वहां तो टाइगर अब खत्म हो चुके थे, सब वो मार चुके थे। तो अब वो अपने दीवान साहिब को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये काम करो, मेरे लिए एक राजकुमारी ढूंढो जिसके यहाँ पे बहुत सारे टाइगर पॉपुलेशन हो, मैं ससुराल जाऊंगा और वहां जाके टाइगर्स को मारना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा ही वो करते हैं, वो एक ऐसी लड़की प्रिंसेस से शादी करते हैं जिसके यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे। जब भी टाइगर किंग अपने इन लॉज जाते थे तो 5 से 6 टाइगर मार के आते थे, एंड करते करते ऐसे टाइगर किंग ने 99 टाइगर्स जो है मार चुके थे। वो 29 और मार लिए, जो है 70 पहले कंप्लीट हो चुके थे, तो टोटल में आप कह सकते हो 99 टाइगर्स तक वो पहुंच चुके थे। अब 100 टाइगर जो था, जो एक टाइगर बचा था वो मिलकर ही नहीं दे रहा था। सर्च फॉर द 100 टाइगर बिगिन होते हैं। टाइगर किंग बहुत गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड रहने थे कि 100 टाइगर नहीं मिल रहे, और एक दिन उनको सुनने में आता है कि एक गाँव के पास में से कुछ बकरियां गायब हो रही हैं और वो इंसानों ने नहीं खाई हैं, मतलब कि कोई जानवर ही है, टाइगर ने खाई होगी। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उस विलेज का टैक्स रिजेम कर देते हैं कि तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है कुछ सालों तक, और उस विलेज के जंगल में जाके बैठ जाते हैं कि अब मैं यहाँ पे टाइगर को मारूंगा। बट टाइगर तो वहाँ था ही नहीं, कोई ऐसी अफवाह दे, टाइगर आता ही नहीं है। गुस्से में दोबारा जो है वो टैक्स लगाने लगते हैं, अपने बहुत सारे ऑफिसर्स को जॉब से निकाल देते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि टाइगर क्यों नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा जो है टैक्स लगाने की बात करते हैं कि जो उनका दीवान साहिब था वो डर जाता है, वो कहता है सर अगर आप ऐसे करोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगी। वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिशर का ज़माना था ना, तो तब इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों को डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए भी बहुत कहते थे, तो अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगी, आप ऐसा मत करो, इतना टैक्स मत लगाओ। बट टाइगर किंग को टाइगर के सिवा कुछ नहीं पड़ती, वो दीवान साहिब को भी धमकी देते हैं मैं तुम्हें भी जॉब से निकाल दूंगा अगर तुम टाइगर नहीं लेकर आते हो। तो दीवान साहिब जो एक बहुत ही बूढ़े से अंकल थे, वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और पीपल्स पार्क इन मद्रास यानी कि एक जो जू था वहां से एक टाइगर को बुलवाते हैं। ठीक है, अब वो देखो कितना फनी ये दिखा रखा है कि वो रात को टाइगर को अपने घर में रखते हैं, और जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो अपनी वाइफ के साथ टाइगर को अपनी गाड़ी की डिक्की में बिठाते हैं। ठीक है, और वहाँ जंगल के बाहर जाते हैं जहाँ टाइगर किंग वेट कर रहे थे। अब जैसे ही टाइगर किंग जो है कि जंगल के बाहर वो पहुँचते हैं तो वो टाइगर को अब गाड़ी में से बाहर निकालते हैं, तो टाइगर सत्याग्रह लॉन्च कर देता है कि भाई साहब मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं बैठा रहूँगा। जैसे तैसे करके वो दीवान साहिब बूढ़े से और वो जो उनकी वाइफ है वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो टाइगर को गाड़ी में से बाहर निकाल रहे हैं। सोच लो क्या छापटा रही है, और वो जो है टाइगर को जंगल में भेज देते हैं। अब सुबह जैसे ही होती है वो जो टाइगर है जंगल का में बैठे हुए राजा के सामने बिल्कुल आ जाता है, जैसे कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, यू कैन किल मी नाउ। और टाइगर किंग उस टाइगर को देख के खुश हो जाते हैं और अपनी बंदूक उठा के उसको निशाना लगाते हैं, और वो जो टाइगर है वो गिर जाता है। अब उसको गिरा हुआ देखकर टाइगर किंग कहते हैं ठीक है, इसकी डेड बॉडी को लेकर मेरे महल में आओ, मैं यहाँ पे एक मकबरा बनवाऊंगा इसको गाड़ के, ठीक है, टूम बनवाऊंगा। चलो अब हंटर्स उठाते जाते हैं बॉडी को, तो उन्हें दिखता है कि वो जो टाइगर है वो अभी जिंदा था।
टाइगर किंग का जो निशाना था ना वो मिस हो गया था भाई। वो जिन्होंने इतने टाइगर मार दिया आज उनका निशाना मिस हो चुका था। और वो जो टाइगर है वो ना बेहोश होकर गिर गया था क्योंकि वो बहुत वीक था, तो आवाज़ सुन के गोली की वो बेहोश होकर गिर चुका था। तो अब वो जो हंटर्स है वो डिसाइड करते हैं कि अब वो टाइगर किंग को इस बात के बारे में नहीं बताएंगे कि वो बेहोशी था। तो वो क्या करते हैं, वो खुद उस टाइगर को मार देते हैं, थोड़ी सी दूर जाके टाइगर को मार देते हैं और फिर उसको महल में ले जाते हैं, उसकी डेड बॉडी को, वहाँ पे उसका टूम्ब बन जाता है। नाउ क्या टाइगर किंग ने 100 टाइगर मार लिए? नहीं मारे ना, बट उनको तो लग रहा था मैं 100 टाइगर मार चुका। तो नाउ ही वॉज वेरी रिलीव्ड, अपने राज्य के काम देखते हैं। इनफैक्ट उनका 3 साल का बेबी बॉय भी हो चुका था, उस पर भी ध्यान नहीं देते थे, अब उस पर ध्यान देना वो शुरू करते हैं। ठीक है, अब वो अपने बेटे के साथ एक दिन खेल रहे थे और उसका ना बर्थडे आने वाला था। ठीक है, तो वो सोचते हैं बाजार से जाके उसके लिए कोई गिफ्ट लाता हूँ। तो वो एक टॉय शॉप में जाते हैं और वहाँ से जाके उन्हें एक लकड़ी का टाइगर पसंद आता है जिसकी कॉस्ट सिर्फ इतने आनाज थी। अब मैंने शायद ना यहाँ गलत लिख रखा है, तुम बताओगे जरा, ये होमवर्क है, कितने आना का था टाइगर? ठीक है, वो जो है बहुत सस्ता सा था, 2.25 आना ऐसी कुछ था। आप बुक में से सर्च करना सभी लोग, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत सस्ता सा था वो, बट वो शॉपकीपर इतना सस्ते रेट बताना नहीं चाहता था टाइगर किंग को, तो वो बहुत हैवी प्राइस 300 रुपये कुछ का बताता है। तो वो टाइगर किंग रैदर देन कि उसे 300 रुपये दे, कहते हैं ठीक है तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हुआ हमारे राजकुमार के लिए। मतलब 3 लाख रुपये वहाँ ब्रिटिशर को दे दिए, यहाँ से 300 रुपये भी नहीं दे सकते थे ये। तो वो जो है वो टाइगर किंग जो है उस वाले टाइगर, लकड़ी के टाइगर को लेकर घर आते हैं और अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं। बट उसमें ना कुछ कुछ तिनके निकल रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत बेकार सा बना हुआ था, सस्ता सा था। तो एक तिनका हमारे टाइगर के चुभ जाता है, तो वो एक हाथ से एक तिनका निकाल देते हैं और अपने बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। अगले ही दिन उस तिनके की वजह से उनके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है और पूरे जो है इस हाथ के अंदर पस पड़ जाती है उनके। ठीक है, अब उससे क्या होता है, ऑपरेशन करने के बड़े बड़े सर्जन्स को बुलाना पड़ता है क्योंकि उनके हाथ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऑपरेशन होता है उनका 3-4 घंटे तक और ऑपरेशन करके सर्जन्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, टाइगर किंग मर गए हैं। यानी कि सर्जन्स भी खुश थे कि टाइगर किंग मर गए, आई थिंक सो, क्योंकि जो है उन्होंने जो गलत काम करा अब उसकी सज़ा उन्हें मिल गई थी। जो 100 टाइगर था वो कोई रियल टाइगर नहीं, वो तो निकला एक लकड़ी का टाइगर जिसने रिवेंज ले लिया था अब हमारे टाइगर किंग से। सो विद दिस ये चैप्टर आपका एंड होता है। मैसेज ऑफ द स्टोरी है, ये सटायर है, ये जो बहुत ही ज़्यादा लोग पावर में होते हैं ना और जैसे वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है गाइस, अब इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी हम विस्तार की क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कर लेंगे। हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3 हमारी विस्तास बुक का, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये जो चैप्टर है बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि सारी कॉम्प्लेक्स जो चीजें थी उसको मैंने मर्ज कर दिया है सिंप्लिसिटी के अंदर। आसानी से नोट्स बना दिए, यहाँ पे इन्हें रीड करो और चैप्टर को समझ लो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसे लिखा है तिशानी दोशी ने। तिशानी दोशी जो है एक राइटर है, ठीक है, और इन्होंने क्या अपनी लाइफ का रियल अकाउंट बताया है। एक बारी ये जो है एक शिप के अंदर बैठकर गई थी अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका जाके इन्होंने जो भी कुछ देखा, जो फील करा, उसके ऊपर इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, दैट वी आर रीडिंग इन आवर सिलेबस। ठीक है जी, समझ गए, सिंपल सा यही है चैप्टर के अंदर। द राइटर तिशानी दोशी जो है हमारी अंटार्कटिका विजिट करती है एंड अंटार्कटिका को उन्होंने रेफर करा एज कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ पे। तो ये याद कर लो लाइन, अंटार्कटिका के आगे ये फ्रेज लगा देना, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट, आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं ना। वो वहाँ क्यों गई थी अंटार्कटिका, ना जाने भैया वो क्या व्लॉग करने गई थी वहाँ पे? नहीं भैया, व्लॉग बनाने नहीं गई थी, वो गई थी वहाँ पे एक्सपीडिशन पे, यानी कि रिसर्च नहीं, मतलब ढूंढने। बच्चों के एक पूरा प्रोग्राम था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके जाता था, जिससे वो वहाँ जाके देखे अंटार्कटिका को, उसका महत्व जाने, उसके देखे कि वो कितनी इंपॉर्टेंट जगह है हमारे अर्थ के लिए, उसके इन्वायरमेंट के लिए। तो इसके तहत वो वहाँ पे गई थी। तो एक प्रोग्राम था जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो एक स्टूडेंट ऑन आइस प्रोजेक्ट था। इसको इनिशिएटिव था ये कैनेडियन एडवेंचरर का, जिनका नाम था जियोफ ग्रीन। तो वो ले जाते थे पहले ना बड़े बड़े अमीर लोगों को, तो फिर उन्होंने अमीर लोगों को ले जाना बंद कर दिया और वो तिशानी दोशी जैसे और बाकी बच्चों को ले जाना शुरू कर देते हैं कि वो वहाँ जाके अंटार्कटिका देख के कुछ सीखेंगे, समझेंगे। ये जाते हैं एक रशियन रिसर्च वेसल पे जिसका नाम था अकादमिक शिलोस्की। तो अकादमिक शिलोस्की सभी ने कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ लिखना है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग एग्जाम में आप गलत कर सकते हो और नंबर बेफालतू का हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब उनकी ट्रिप कहाँ से शुरू होती है, तो शी वॉज एक्चुअली लिविंग इन मद्रास, यानी कि चेन्नई में, और जब वो
शुरू करती है अंटार्कटिका जाने का सफ़र तो उसमें वो 9 टाइम जोन्स क्रॉस करती हैं। ये लर्न करना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसे पहुंची हो अंटार्कटिका, तो 9 टाइम जोन क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट, टाइम जोन होता है ना, टाइम बदलता रहता है, अमेरिका का टाइम अलग, हमारा टाइम अलग, जहां से आप जाओगे टाइम अलग होता रहता है, तो 9 टाइम जोन क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट क्रॉस करे, 3 समुंदर पार करके, बहुत सारे इकोस्फीयर पास करके वो पहुंचती है अंटार्कटिका। और वो कहती है कि फर्स्ट रिएक्शन जो उनका अंटार्कटिका पे था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट रिएक्शन कैसा था, रिलीफ, सुकून मिला उन्हें जैसे ही वो अंटार्कटिका पे गई। सबसे ज्यादा अच्छा उन्हें लगा था अंटार्कटिका के वाइट लैंडस्केप को देख के जो ब्लू होराइजन में दिखाई पड़ रहा था। नाउ व्हाट इज होराइजन, मैंने शायद एक फोटो लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं लगाई, हाँ ये देखो इस टाइप से इसमें दिख जाएगी। ये देखो होराइजन क्या होता है गाइस, देखो जहाँ पे आपको धरती और आसमान एक दिखाई दे रहा हो, जैसे अगर आप इस यहाँ पे देख रहे हो तो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये धरती और आसमान एक हो रहे हो, सिंपल ऐसा सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम होराइजन कहते हैं। ऐसे बर्फ से ढका हुआ पूरी ज़मीन होती है और ऊपर आसमान दिख रहा होता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि फ़र्क क्या है। ये देखकर वो उन्हें बहुत ही पीसफुल महसूस होता है, और वैसे भी इतना ट्रैवल करके गई थी तो कह रही मुझे बहुत ब्लिस लग रहा था अंटार्कटिका में पहुँच के। अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना गाड़ी है, ना बंगला है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही वो अंटार्कटिका पहुंचती है तो सबसे पहले उन्हें थोड़ी सी हिस्ट्री याद आ जाती है, और हिस्ट्री नहीं से ज्योग्राफी बोलेंगे, थोड़ी सी ज्योग्राफी हमें पढ़नी पड़ेगी। उन्हें याद आता है कि कैसे 600 मिलियन ईयर्स पहले जब गोंडवाना लैंड हुआ करता था तो अंटार्कटिका एक ठंडी नहीं बल्कि गर्म जगह होता था, और ये वो ज़माना था जब हमारे इस गोंडवाना लैंड पे फॉरेस्ट थे बड़े बड़े, और डायनासोर्स की एज होती थी, डायनासोर रहा करते थे। इनफैक्ट ये वो टाइम था जब जो है हमारा इंडिया और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका सब एक साथ रहा करते थे। तो इफ़ यू डोंट नो, और अगर तुम्हें याद ना हो, तो गोंडवाना लैंड होता था हमारा, याद है, पूरे सुपर कॉन्टिनेंट्स होते थे, तो ये अंटार्कटिका है। इस फोटो में क्लियर नहीं होगा आपको, ये अंटार्कटिका है। इधर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा इस तरीके का हमारा पहले गोंडवाना लैंड के टाइप पे हमारा अर्थ होता था। फिर अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई और आप देखो वो इस तरीके का बन गया हमारा। तो यही चीज़ आपको बता रखी है इन्होंने कि किस तरीके से पहले गोंडवाना लैंड होता था जहाँ पे अंटार्कटिका, इंडिया, साउथ अमेरिका सब इकट्ठे होते थे। धीरे धीरे जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई तो इंडिया एशिया की तरफ गया, हिमालय बन गए, और इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ गया और ड्रेक पैसेज बन गया। तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करी है, ठीक है। चलो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। सो उन्हें याद आ रहा था, हमने पढ़ा है ना 9th क्लास के अंदर कि पहले सब कॉन्टिनेंट से बड़े बड़े कॉन्टिनेंट थे, फिर वो सब अलग अलग हो गए। तो वही सिनेरियो उन्होंने लिखा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कि कैसे इंडिया नॉर्थ की तरफ गया और एशिया के साथ जाके टच हो गया और हिमालयाज बन गए, और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ गया और ड्रेक पैसेज बन गया। नाउ व्हाट इज ड्रेक पैसेज? ड्रेक पैसेज गाइस एक है, आप कह सकते हो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में बिल्कुल एक ओशन का करंट है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशंस के बीच में चलता है। वो जो करंट है ओशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये पूरी लहरें वहरें चलती हैं ना उसके लिए। तो वो जो ड्रेक पैसेज है वो खुल गया, और अंटार्कटिका जो पहले गर्म होता था वो अपने दोनों भाइयों से अलग हो गया और बिल्कुल नीचे बचा हुआ रह गया, ठंडा, बिल्कुल एकदम ठंडा। तो पहले अंटार्कटिका गर्म होता था, बट इन्होंने क्या करा, ये देखो यहाँ पे इंडिया इधर चला गया, साउथ अमेरिका इधर चला गया, अंटार्कटिका यहाँ बिल्कुल नीचे रह गया, बिल्कुल ठंडा ठंडा, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। ठीक है जी, समझ गए। ये कभी भी आया मूवमेंट वाली लाइन तो आप ये लिख दोगे। अब अंटार्कटिका का लैंडस्केप की वो बात बताती है, कहती है कि वाई अंटार्कटिका का जो लैंडस्केप है वो डिफरेंट है। अगर आप अंटार्कटिका जाओगे तो इट इज़ नॉट लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्री और एनी अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वाई? क्योंकि वो पूरा का पूरा वाइट है, हर जगह बर्फ ढकी हुई है, ह्यूमन तो है ही नहीं, पेंगुइन ही घूमते हैं वहाँ पे। जब आप वहाँ देखोगे, जितनी दूर तक आप देखोगे उतनी दूर तक आपको सिर्फ क्या दिखेंगे, आपको बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिखेंगे, कोई ब्लू व्हेल दिख जाएगी, बड़ा सा आइसबर्ग दिख जाएगा। कुछ आइसबर्ग तो इतने बड़े हैं जितना बेल्जियम कंट्री है, इतना बड़ा बड़ा आइसबर्ग है। और पूरे के पूरे दिन वहाँ पे जो है धूप रहती है, यानी कि डे लाइट रहती है। तो अंटार्कटिका में ऐसा होता है कि काफ़ी महीने ऐसे होते हैं जहाँ दिन ही रहता है, काफ़ी महीने होते हैं जहाँ रात ही रहती है, ठीक है। और स्ट्रेंज साइलेंस होता है, कोई कार के हॉर्न की आवाज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं होती, बस वहाँ आवाज़ आती है तो वो आती है एवलांचेस की। एवलांचेस क्या होते हैं? बर्फ़ के ग्लेशियर्स के पिघल के टूटने की, ठीक है, और आइसबर्ग्स के ब्रेकिंग की, ऐसी ऐसी आवाज़ें कानों में पड़ती हैं। तो वो कहती है कि मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए, जिसको बर्फ़ में तो मेरे को नसीब ही नहीं है बर्फ़ देखनी, मैं क्यों देखूं बर्फ़ को, हम तो धूप में रहते हैं खिली खिली, तो मेरे को एक तो मेरी बॉडी के लिए तो अजीब था ही अंटार्कटिका में रहना, बट मेरे माइंड को ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक टेनिस बॉल के ऊपर चल रही हूँ,
पिंग पोंग बॉल, टेबल टेनिस वाली बॉल के ऊपर चल रही हूँ, हर जगह वाइट, हर जगह वाइट, हर जगह वाइट, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये सिंपल रीड करते रहो, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब उन्हें ह्यूमन इम्पैक्ट और नेचर हमें बताया कि कैसे हम लोग जो इंडियन क्या कह रही हूँ मैं, हम जो ह्यूमन्स हैं, आई मीन टू से, अर्थ के ऊपर सिर्फ 12,000 साल से प्रेजेंट है। कुल 12,000 साल हुए हैं हमें अर्थ पे आए हुए, बट उस शॉर्ट टाइम के अंदर गाइस हमने क्लाइमेट खराब कर रखा है, ग्लोबल वार्मिंग, हमने फॉसिल फ्यूल ख़त्म कर दिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और हमने इतनी सारी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ले आए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम का अंटार्कटिका पे असर नहीं पड़ेगा, इसका असर हमारे अंटार्कटिका पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका जो है ना, अगर उस बहुत गर्मी होगी तो वहाँ की जो आइस है वो पिघलने लगेगी, और वो पिघल गई तो हम मर जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा। तो उन्हें अब ये सब चीज़ों को वो हाईलाइट करके हमें बतानी है। एंड देन शी टोल्ड अस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन अंटार्कटिका। तो जो कार्बन एमिशन है और पॉल्यूशन है वो अंटार्कटिका तक भी आज के समय पे पहुंच चुके हैं, और अगर वो और ज़्यादा पहुंचे, यानी कि और ज़्यादा अंटार्कटिका पिघलने लग गया, तो हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि अंटार्कटिका की जो ज़मीन है उसके नीचे बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स क्यों हुए? देखो, मैंने आपको कहा ये बड़ा सा जाइंट कॉन्टिनेंट होते थे हमारे, गोंडवाना लैंड और लरेशिया जो था। अब भैया बाकी तो कॉन्टिनेंट, ये जैसे इंडिया इधर आ गया, अब इंडिया में तो हम ज़्यादा नीचे तक जाके खुदाई नहीं कर सकते, लोग रह रहे हैं, ठीक है, बाद में लोग रह रहे हैं, बट ये अंटार्कटिका पे तो कोई नहीं रहता, आज तक नहीं रहा है जब से ड्रिफ्ट अपार्ट हुए हैं। तो अंटार्कटिका के अंदर जो कार्बन रिकॉर्ड है वहाँ से हमें बहुत गहराई अपनी अर्थ की पता चल सकती है। तो इसीलिए साइंटिफिक बहुत बेसिस हैं यहाँ पे हर कंट्री के, और वो रिसर्च करते हैं। बट अगर हम इसको ही पिघला देंगे तो इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा और पास्ट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। रिसेंटली तो अंटार्कटिका मेल्ट होता जा रहा है, और उससे वहाँ पे काफ़ी सारी फ्लड्स भी आई हैं। तो इसलिए बीइंग अ वेरी, आप कहो कि उन्होंने वहाँ पे जब वो खड़ी हुई, बीइंग अ पर्सन जो अंटार्कटिका को अपने सामने अपनी आंखों से देख रहा था, तो उन्हें बहुत चिंता होगी कि यार ये पिघल गया तो हम क्या करेंगे। घर पे बैठ के तुम्हें लगेगा अंटार्कटिका पिघल जाएगा, तुम्हें सीरियस नहीं लगेगा। जब आप वहाँ देखोगे अपने सामने कि इतनी मैसिव जगह जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो पिघल गई तो क्या होगा, ठीक है। सेम था ऐसे ही इनके जो वो थे ना, जियो ऑफ ग्रीन, जो इनके प्रोग्राम के पूरे हेड थे, वो भी कुछ ऐसे ही इंसान थे। पहले जो ये जियो ऑफ ग्रीन थे, ये अमीर लोगों को यहाँ ले जाते थे, बट उन्होंने सोचा अमीरों को ले जाके क्या करना है, ये तो फोटोशूट ही कराएंगे, मैं बच्चों को ले जाता हूँ जिन्हें समझ आएगी और कल को वो वाइज डिसीजंस लेंगे। तो उन्होंने यंग बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया जो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जियो ऑफ ग्रीन जो है वो बच्चों को क्यों लेकर गए, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं, आज बच्चे जो देखेंगे उसी पे कल को चल के फैसला बनाएंगे, इसलिए वो उनको लेके जाते हैं। नाउ तिशानी दोशी हमें बताती हैं कि कैसे हम अंटार्कटिका को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तब हम अंटार्कटिका को बचा सकते हैं, नो, इवन हमारे स्मॉल स्टेप से भी बहुत बड़ा जो है एक फ़ायदा हो सकता है। वो एग्जाम्पल वो हमारे को देती हैं थ्रू फाइटोप्लैंक्टन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन के बारे में सुन के, दीदी बायोलॉजी थोड़ी है, ये क्या चैप्टर है, ज्योग्राफी हिस्ट्री बायोलॉजी सब चल रही है इसमें, ये बहुत सिंपल है, सुनो। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जो हमारा मरीन सिस्टम है, यानी कि जो ओशन है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन नाम का ये एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और इसको खाती है मछली। अब मछली फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती है, हर मछली फाइटोप्लैंक्टन को खाती है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ये फाइटोप्लैंक्टन भाई साहब अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, और अगर फाइटोप्लैंक्टन खाना नहीं बनाएंगे तो वो मरेंगे। अब फाइटोप्लैंक्टन मर गया, ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन मर गया तो छोटी मछली किसे खाएगी, छोटी मछली कुछ नहीं खा पाएगी, वो भी मर जाएगी, तो बड़ी मछली किसे खाएगी, बड़ी मछली मर जाएगी तो उससे बड़ी मछली का क्या होगा, फिर वेल्स का क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, तो पूरी फूड चेन ही बिगड़ जाएगी भाई साहब हमारी। कुछ मछलियों को तो बर्ड भी खाती है। तो इसीलिए अगर हम ग्लोबल वार्मिंग कम करके इस फाइटोप्लैंक्टन को ही बचा लेंगे तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दैट्स वाई शी सेड कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करने लगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, समझ गए। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। लेसन नेचर हमें क्या देता है, स्मॉल चेंजेस कैन हैव ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस। और ये आप डेली लाइफ में ना, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आप डेली लाइफ से रिलेट करो। यस, अगर हमें अपनी लाइफ में कोई भी अपना एम भी अचीव करना है तो छोटे छोटे कदम भी अगर हम उसके लिए बढ़ाएंगे तो वो ऑब्वियसली हमें उसके पास लेके जाएंगे।
नाउ फाइनली जब उनका ये ट्रिप अंटार्कटिका का एंड हो रहा था और वो वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो एक जगह रास्ते में उनका जो शिप था वो अटक जाता है, बर्फ के समुंदर, जमे हुए समुंदर पे अटक जाता है। अब उन्हें एक लकड़ी का फट्टा रखे, वो प्रॉपर गियर रखे, उन्हें उतरना पड़ता है और वो जमे हुए बर्फ के समुंदर पे चलती हैं और उनको पता है कि नीचे इतना सारा समुंदर है और सारे जानवर हैं, ठीक है। तो कह रही वो बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस था। हमने सारे जैकेट्स पहनी, गर्म रखने वाली खुद को, बिल्कुल एक सिंपल जैकेट नहीं पहन के जा सकते वहाँ, तुम जम जाओगे। बढ़िया बढ़िया जैकेट्स पहनी अपनी, पूरे ग्लव्स पहने और फिर हम उस 180 मीटर ओशन जो हमारे नीचे था उसके ऊपर चले। वो एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग था। जब वो चल रहे थे तो रास्ते में उन्हें सील्स दिखी जो वहाँ बैठ के धूप सेक रही थी मजे में, एंड उसी समय उन्हें अपनी गली के कुत्ते याद आते हैं जो मद्रास में है, कि कैसे वो धूप में छाँव में बैठ जाते हैं और ये सील्स जो है ठंड में धूप सेक रही थी। सो ये सब एक्सपीरियंस था उनका अंटार्कटिका के अंदर। अब आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अंटार्कटिका उनको मन में क्वेश्चंस आते हैं, क्या कि इफ़ अंटार्कटिका वाज वंस मोर वार्म, कि ऐसा ना हो कि कभी दोबारा ऐसा हो जाए अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाए, और अगर वो दोबारा गर्म होगा तो क्या हम बचेंगे तब तक उसे देखने के लिए, और अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम लोग भी एग्जिस्टिंग हो जाएंगे डायनासोर्स की तरह। जैसे हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं तो एक दिन क्या होगा, डूम्सडे आएगा, सारी नेचर प्रकृति खत्म हमारे ऊपर, ठीक है। वो अर्थक्वेक आएंगे, मूवीज़ देखी है ना तुमने, वो जियो स्टॉर्म्स वाली, अर्थक्वेक आएगा, सब खत्म हो जाएगा, इधर सुनामी आएगी, इधर फ्लड आएगी, जैसे वो 2012 में दिखाते हैं उस टाइप से। तो वो कह रहे हैं क्या ये सब अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल नहीं करी तो क्या ये सब हो जाएगा, या क्या हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर की थीम्स लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की थीम्स। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या हुआ था, ठीक है। होप फॉर फ्यूचर, वो दिखाते हैं कि फ्यूचर में हम अच्छे काम करेंगे। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका, कि स्मॉल एक्शन भी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस कर सकते हैं। केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट टुडे हमारे ही फ्यूचर के लिए बढ़िया है। एंड व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो अब आपको समझ में आ गया ये चैप्टर। और अगर ये गोंडवाना लैंड वाला सीन आपको समझ में ज़्यादा नहीं आया तो ये इस पर ऐसा कुछ आपने सोचना भी नहीं है। पहले ये जैसे गोंडवाना लैंड में सब इकट्ठे होते थे कॉन्टिनेंट्स, फिर ये अलग हो गए, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं गाइस। तो चलिए ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, द Hi everyone, welcome to the channel. I am सिमरन जहानी। तो all the class 12 students, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द एनिमी चैप्टर विस्तास बुक में से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। 40-50 पेजेस का चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, बट देयर इज नो नीड टू वरी व्हेन योर सिमरन दीदी इज हियर, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ 4 पेज की स्लाइड से इस चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ और इन 4 पेजेस में हमारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन है। तो पढ़ते हैं हमारे चैप्टर को, द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ आवर विस्तास बुक जिसका नाम है द एनिमी। एक बहुत ही ब्रिलियंट चैप्टर है ये, इसे लिखा है पर्ल एस बक ने। इस चैप्टर के अंदर देखो गाइस, हम वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका जो है और जो जापान जो है वो दुश्मन थे। इनफैक्ट अमेरिका ने तो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दिया था, पता है ना, इतनी तो जनरल नॉलेज आपकी होगी। तो यस, ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है जब अमेरिका और जापान जो है एक कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। उस समय पे एक डॉक्टर रहा करते थे जापान के अंदर, जो हमारे चैप्टर की मेन कैरेक्टर है, जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ। ये जो डॉक्टर सदाओ है ये एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर भी है, साथ ही के साथ में इन्हें एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई डिस्कवरी करी है रिलेटेड टू जो है, जो हमारे घाव होते हैं उनको साफ कैसे किया जाए। जैसे कुछ घाव हो जाता है इंसान को, कोई बीमारी हो गई, कोई चोट लग गई उसके बाद में, तो उससे रिलेटेड इनकी बड़ी बड़ी डिस्कवरी भी है। तो एक बहुत ही बढ़िया जापान के जाने माने डॉक्टर सदाओ के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अब ये जो डॉक्टर सदाओ है, एक दिन अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। इनका घर है बीच पे, इनके घर के सीधा सामने एक समुंदर दिखता है बहुत ही बढ़िया सा। तो इनके घर के बाहर आके कोई गिर जाता है बहुत ही घायल हालत के अंदर। ये जाके उस इंसान को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो कोई जापानी बंदा नहीं है, वो है एक अमेरिकन, जो उस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे उनका दुश्मन हुआ करता था। वो एक अमेरिकन नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि अमेरिका का एक सोल्जर था जो वहां जापानियों की जो आर्मी थी उससे भाग कर वहां पर आया था। नाउ बीइंग अ डॉक्टर वो कंफ्यूज होते हैं कि वो घायल आदमी जो था उसको वो बचाए या फिर उसको वो मार दे या उसको वो पुलिस को दे दे। तो लेट्स बिगिन कि क्या करते हैं हमारे डॉक्टर सदाओ जब एक अमेरिकन सोल्जर उनके घर के बाहर आकर गिर जाता है। क्या बीइंग अ डॉक्टर वो इंसानियत के नाते उसे ट्रीट करेंगे या वो उसे पुलिस को दे देंगे और उसका मर्डर करवा देंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम अपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन। तो अगर हम डॉक्टर सदाओ की बात करें तो उनका घर कहाँ पे है? उनका घर बीच के सामने, मैंने आपको बता दिया, बट उनका घर जो है पत्थरों के ऊपर बना हुआ है, बीच पर डायरेक्ट नहीं है, पत्थरों के ऊपर उनका घर बना हुआ है और सामने उनके घर के बिल्कुल ही
एक बढ़िया सी बीच दिखती है, ठीक है। जब वो छोटे थे तो अपने इसी घर के आसपास में जितने भी पाइन के ट्रीज लगे हुए थे, जो पाइन कोन के ट्रीज होते हैं ना, उसके ऊपर चढ़ा करते थे और बहुत ही मस्ती करा करते थे हमारे डॉक्टर सदाव। अब हमारे जो डॉक्टर सदाव है वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हमें इनकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है। बचपन से ही ये और इनके पापा का एक बिल्कुल ही अलग सा बॉन्ड था। इनके पापा इन्हें घुमाते फिराते भी थे, बट इनसे मजाक नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान रहता था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक बहुत ही कामयाब आदमी बन जाए। तो एक बारी की बात है, डॉक्टर सदाव के पापा उन्हें बचपन में जो है बीच पर जो है खिलाने लेके गए हुए थे। तो उन्होंने जापान के 2 आइलैंड्स के बारे में जिक्र करा था कि ये जो 2 आइलैंड्स है जापान के, वो हमारे जापान को एक नई तरक्कियों पर लेकर जाएंगे। और जब डॉक्टर सदाव पूछते थे कि पापा कौन सी तरक्कियों पर लेकर जाएंगे, तो वो कहते थे कि कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे ही। अब ये लाइन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मे भी आपको ये लाइन चैप्टर पढ़ के इनसिग्निफिकेंट लगे, बट जैसे आजकल हमारे पेपर का पैटर्न होता जा रहा है, तो ये लाइंस पे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि क्यों उनके पापा ने ऐसा कहा था। तो उनके पापा ना बहुत ही पेट्रियोटिक थे, उन्हें जापानी कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो जो है इतना प्यार करते थे अपनी कंट्री से और अपने कल्चर से कि वो कभी ना आप कहो कि बेड के ऊपर तक नहीं बैठे, चेयर तक पे वो नहीं बैठे। जैसे जापानी लोग नील डाउन करके बैठते हैं ना, और बेड वेड यूज़ नहीं करते। तो इतने ज़्यादा आप कह सकते हो हमारे जो डॉक्टर सदाव के पापा थे वो पेट्रियोटिक थे, ठीक है। और अभी उनका बेटा क्या करने वाला है वो तुम देखोगे और समझोगे, ठीक है जी। चलो, अब डॉक्टर सदाव जो है बहुत ही ज़्यादा एक ब्रिलियंट डॉक्टर बनते हैं, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए ये कहा गए थे। तो डॉक्टर सदाव के फादर, इवन दो वो बहुत ही ज़्यादा जापानीज़ कल्चर को प्यार करते थे, बट स्टिल उन्हें पता था कि अगर मुझे मेरे बेटे की एजुकेशन पे ध्यान देना है तो उसे जापान से बाहर भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बेटे की एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो वो डॉक्टर सदाव को बाहर अमेरिका पढ़ने भेजते हैं। इवन दो उन्हें पसंद नहीं था, बट फिर भी वो अमेरिका उन्हें पढ़ने भेजते हैं। डॉक्टर सदाव अमेरिका जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जाके वो जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। 22 की एज में डॉक्टर सदाव वहाँ चले गए थे, और 30 के होने से पहले या 30 के ऑलमोस्ट डॉक्टर सदाव वापस आते हैं और आके अपने पापा का नाम रोशन कर देते हैं। बड़े साइंटिस्ट तो बन ही गए थे और बहुत बड़े डॉक्टर भी जो है वो बन गए थे। तो बिफोर डाइंग उनके फादर ने अपने बेटे को एक फेमस डॉक्टर एंड फेमस साइंटिस्ट देख लिया। अब इनके पापा की डेथ हो चुकी है। अब जो हमारे डॉक्टर सदाव है उनकी क्या डिस्कवरी है ये देख लो। ही मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट कुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। एंड डॉक्टर सदाव जो है उनको इतना ज़्यादा उनके जो कंट्री के जनरल है जापान के भरोसा करते थे कि उन्होंने अपनी तबीयत की वजह से डॉक्टर सदाव को वॉर के समय पे बाकी सोल्जर्स के साथ नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो जितने भी सोल्जर्स थे उनके साथ में डॉक्टर्स जाया करते थे। अब डॉक्टर सदाव तो इतने नामी डॉक्टर है जापान के, तो भाई साहब इन्हें क्यों नहीं भेजा? इन्हें इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि वहाँ का जो जनरल था वो बहुत सेल्फिश था। उसे लगा भैया उसका कुछ इशू चल रहा था किडनी का, ऐसे टाइप का हार्ट अटैक भी आ गया था उसको एक आध, तो इस वजह से वो डॉक्टर सदाव को नहीं भेजता था कि मेरा जो इलाज है वो तो ये डॉक्टर सदाव ही करेंगे, ठीक है। तो इतना भरोसा था उनकी कंट्री को डॉक्टर सदाव के ऊपर, ठीक है। अब एक दिन की बात होती है, डॉक्टर सदाव अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। बढ़िया, इनका वैसे ही बढ़िया सा घर है, रिजॉर्ट टाइप का। अपने घर के बाहर खड़े थे और बीच की तरफ वो देख रहे थे। इनकी जो वाइफ है हैना, वो आती है पीछे से और अपने हस्बैंड को हक करके जो है वो खड़ी हो जाती है। अब इनकी वाइफ जो हैना है उसने उस समय पे क्या पहन रखा था? उसने डार्क ब्लू कलर का किमोनो पहन रखा था, जैसा हमारा प्यारा शिनचैन पहनता है और जो कमर पे बेल्ट बांध लेता है, बिल्कुल वैसा ही जो है। ये आप सोचो कि नैनी जैसी लग रही थी या ननाको दीदी जैसी लग रही थी हैना उस समय पे हमारी जो है हमारी डॉक्टर सदाव की वाइफ, ठीक है। वो अपने हस्बैंड को हक करती है अफेक्शनेटली। इवन दो इनकी शादी को बहुत समय हो चुका है, इनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, बट अब भी इनका प्यार बिल्कुल वैसी है जैसे वो पहले दिन वाला प्यार होता है ना, जो है न्यू कपल वाला, बिल्कुल वैसा ही प्यार करते हैं ये एक दूसरे को। अब इनकी मुलाकात कैसे हुई थी ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल के ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, मुझे तो ये फीलिंग आती है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, ठीक है। जापानीज ड्रामा कह लो तुम। तो ये जो हमारे डॉक्टर सदाव है ये हैना से कब मिले थे? ये हैना से अमेरिका में ही मिले थे, ठीक है। यहाँ नहीं मुलाकात हुई अमेरिका में ही थी। ये जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे अपने डॉक्टरी की, ठीक है, तो इनके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर हार्ली। उन्होंने अपने घर पे एक पार्टी रखी थी और डॉक्टर सदाव का उस पार्टी में बिल्कुल जाने का मन नहीं था। उन्होंने नए बच्चों के लिए पार्टी रखी थी। क्यों जाने का मन नहीं था? उन्हें डॉक्टर सदाव को वो प्रोफेसर हार्ली का घर छोटा लगता था, कहते थे बेकार खाना, और उनकी वाइफ कितना बोलती है मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, बट फिर भी वो चले जाते हैं और वहीं उन्हें वो प्यारी प्यारी हैना दिख जाती है। और उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो हैना को प्रपोज करेंगे और उससे शादी करेंगे। बट वेट करा, पहले पता लगाया हाँ जापानीज ही है ना, प्योर जापानीज है, एंड देन जो है उन्होंने डेटिंग स्टार्ट करी। बट शादी अपने घर वापस आने के बाद करी जापान, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपने पापा जी का आशीर्वाद लेके इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। तो ईच एंड एवरी लाइन आपको पता चल गई है कि इससे आपको समझ में आता है डॉक्टर सदाव अपने फादर की फीलिंग्स को कितना रिस्पेक्ट करते थे, कि उन्हें अच्छी लग रही थी है ना, बट फिर भी उन्होंने डायरेक्टली जाके उसे अप्रोच नहीं करा जब तक ये नहीं पता चला कि वो जापानीज है। और शादी भी पहले नहीं करी, पहले करियर पे फोकस
फोकस करा, स्टडीज़ कंप्लीट करी, फिर घर आकर जो है अपने पापा की रजामंदी से उन्होंने शादी जो है वो की। ठीक है, अब वो जो दोनों हैं ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उनके 2 बेबीज़ हैं बड़े प्यारे प्यारे से। ठीक है, अब एक दिन जब वो बाहर खड़े हुए थे एक दूसरे को हक करके बाहर बैल्कनी के अंदर, तभी इनको कुछ ब्लैक कलर का जो है इंसान सी परछाई सी ओशियन यानी कि समुद्र में से आती हुई दिखती है। क्या दिखाई देता है इन्हें कि एक आदमी है वो स्ट्रगल यानी कि ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहा है लड़खड़ाते हुए, और वो अपनी नीज के ऊपर गिर गया, यानी कि उनके सामने वो रास्ते में गिर जाता है। सदाओ को लगता है कि वो कोई फिशरमैन है और वो लोग भाग के उसे बचाने के लिए जाते हैं। उन्हें लगता है पास ही के किसी गाँव का फिशरमैन होगा, मे बी उसकी बोट डूब गई हो तो वो ऐसे तैर के यहाँ तक आ चुका होगा। हैना जो है और जो सदाओ है वो जाते हैं उसके पास में, और जैसे ही उसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिख जाता है उसके बालों को देखकर गोल्डन ब्राउन कि वो क्या है, वो एक वाइट मैन है। हैना बोलती है कि अरे ये तो वाइट मैन है। ठीक है, वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं कि वाइट मैन यहाँ पे क्या कर रहा है। डॉक्टर सदाओ इतने में ही उसके जो कमर पे घाव हो रखा था उसको चेक करते हैं। वो जो उनके सामने वाइट मैन आया था ना, उसको एक गोली भी लग रखी थी, यानी कि उसके शरीर के अंदर बुलेट फंसी हुई थी कमर के ऊपर। और डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि उसमें से खून भी बाहर आ रहा था और खून जम चुका था। एंड क्योंकि वो बीच बहुत ही पथरीला था तो उसकी पूरा जो स्किन थी वो छिल चुकी थी जो है पत्थर के जो है घाव से। तो डॉक्टर सदाओ अभी देख ही रहे होते हैं उसको कि इतने में ही वो इतने ट्रेन डॉक्टर है जो सी मॉस लेती है उसे लेकर उसका जो खून निकल रहा था उसको पैक कर देते हैं कि खून निकलना बंद हो। अब वो दोनों बैठ के विचार करते हैं कि क्या है ये आदमी, कहाँ से आ गया, कौन है। तो उनको उस सोल्जर की कैप जो थी वहाँ दिखाई पड़ जाती है। वो उसकी कैप उठा के देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ था अमेरिकन नेवी। ठीक है, उससे उन्हें समझ में आता है वो कौन है, वो है एक प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर कौन हुए, जैसे कि ड्यूरिंग द वॉर अगर कोई सामने वाली कंट्री के सोल्जर को अपने पास अगर वो रुक जाते हैं उनके पास में, या वो उनको जो है सरेंडर कर लेते हैं, तो उसको आप कह सकते हो एक तरीके से प्रिजनर ऑफ वॉर था वो। अब वो वहाँ से भाग के आया था जापानियों की जो जहाँ पे उसको बंद कर रखा होगा वहाँ से वो भाग के आया था, और फिर भी उसको पीछे से शायद गोली भी मारी हो, और वो जो है अब बेहोश हो गया था हमारे डॉक्टर सदाओ के घर के सामने ना। अब ये दोनों देखते हैं उसकी शक्ल को, टॉर्चर्ड फेस था उसका और वो बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ा हुआ था ना। डॉक्टर सदाओ को समझ में आ जाता है कि इसको गोली भी लगी हुई है, एंड दे वर ऑल वरीड नाउ कि अब हम इसका क्या करें। तो इन अब दोनों के दोनों डिलेमा में आ जाते हैं दैट व्हाट टू डू विद द मैन, अब इस आदमी के साथ क्या करें। तो हैना जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है वो उन्हें कहती है व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि हम इसे पानी में वापस फेंक देते हैं। हैना भी यही कहते हैं कि हाँ ठीक है हम इसे पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि अगर हमने एक वाइट मैन को अपने घर पे रखा तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर हम इसको जो है पुलिस को हैंडल कर देते हैं तो ऑब्वियसली पुलिस इसको जान से ही मार देगी, वो तो इसे छोड़ेगी नहीं। तो अब हैना और जो डॉक्टर सदाओ है डिलेमा में सोच रहे होते हैं क्या किया जाए क्या किया जाए। तो अब ये लोग चेक करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये यूएस नेवी का प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो ये इनके सामने जो एक लड़का जो सोल्जर था वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अब हैना कहती है कि ठीक है अब आप क्या करना है, आप क्या सोच रहे हो, इसको डाल देते हैं, कर पाओगे आप ये काम को, इसको पानी में, मैं नहीं कर सकती, आप अकेले से पानी में फेंक दो। तो डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि देखो अगर ये आदमी हेल्दी होता, यानी कि ये बेहोशी की हालत में इसको गोली ना लगी होती, तो मैं इसको अभी पुलिस के हवाले कर देता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि ये वुंडेड है, ये हेल्पलेस है, ये लाचार है इस समय पे, तो मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इसकी मदद ना करूँ। तो फिर हैना उन्हें कहती है अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम अंदर ले जाके इसको ट्रीट कर देते हैं और फिर हम जो है सर्वेंट्स को बता देंगे कि अभी हम इसका इलाज कर रहे हैं और बाद में हम इसको पुलिस को अरेस्ट करवा देंगे। तो डॉक्टर सदाओ और हैना अब उसको उठाते हैं और वो बहुत ही हल्का था, जैसे कि उसको बहुत समय से खाना ना मिला हो, पंख जैसा हल्का था वो, फेदर जैसा हल्का, उसे उठा के वो ले जाते हैं एक रूम के अंदर। अब किसके रूम में ले जाते हैं, वो ले जाते हैं उनको डॉक्टर सदाओ के जो पापा जो मर चुके थे अब उनके बेडरूम के अंदर, जो बिल्कुल ही एक जापानीज स्टाइल का रूम था और बहुत ही लग्जूरियस फर्नीचर से और जो फ्लोर के मैट्स होते हैं सिल्क की चादरों से पूरा का पूरा ढका हुआ था। तो वो उसको वहाँ ले जाके रख देते हैं। अब हैना को थोड़ी सी बीइंग अ लेडी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फीलिंग हो रही थी, क्योंकि वो जो लड़का था, वो जो सोल्जर था, उसके पूरे बॉडी में से खून निकल रहा था। तो जो फ्लोर का मैट है और जब वो सिल्क की चादरें निकालती है और रजाइयाँ निकालती है तो उसे थोड़ा सा लग रहा था यार ये सब चीज़ें मेरी खराब हो जाएंगी। बट डॉक्टर सदाओ को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना। डॉक्टर सदाओ और जो हैना है जब उसको वहाँ पे बेड पे लेटा देते हैं तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अब हमें इसको पहले
वॉश करना होगा तभी मैं इसको देख सकता हूँ कि इसे क्या प्रॉब्लम है, और ऑपरेशन करना होगा तो मैं तब कर सकता हूँ। तो हैना कहती है कि नहीं, हम जो है आप मत वॉश करो इसे, मैं यूमी जो उनके घर की नैनी थी जो बच्चों की देखभाल करती थी, मैं उसे बुला के लाती हूँ कि वो जो है इसको नहला देगी, ठीक है, स्क्रब कर देगी बेसिकली। तो यूमी जो मेड थी वो नर्सरी में ही थी, यानी कि जहाँ बच्चों का कमरा था, और वो बच्चों को सुला रही थी। हैना का जो 3 महीने का एक छोटा सा बेबी है वो उसको सुला रही थी, ठीक है। अब वो जो है यूमी को बुला कर लाती है कि चलो मेरे साथ में एक बाल्टी लो, एक स्क्रब लो, एंड तुम्हें ये काम करना है। तो बीच रास्ते में जो उनका ओल्ड गार्डनर था वो जो है हमारी हैना मैडम को ना एक तरीके से वॉर्न करता है। वो क्या कहता है कि अगर आप इस एनिमी को ट्रीट करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत गलत होगा। वो काफ़ी सुपरस्टिशियस सी बातें करता है, कहता है कि देखो ये इसकी तो है ना, ये जो लड़का इसकी तो मौत लिखी जा चुकी है, पहले इसको बंदूक ने मारा, यानी कि एक गोली इसके अंदर ऑलरेडी है, मतलब इसका समय आ चुका था, इसकी मृत्यु आ चुकी है, इसको जाना है। फिर ये जो ओशियन है उसमें भी डूब के मर सकता था, ठीक है, बट फिर भी ये बच गया है और इसकी मृत्यु आ ही चुकी है। अगर आप अब इसे बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब उसे ट्रीट नहीं करा तो वो मर ही जाएगा, अगर अब आप इसे बचाने की कोशिश करोगे तो जो गोली है, बंदूक है और जो ओशियन है वो आपसे बदला लेगा। तो हैना उसकी बात को सोच के हल्का सा डरती है, बट वो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती। तो वो कहती है मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी, थैंक यू फॉर टेलिंग, ठीक है। अब वो जाती है यूमी को लेकर उनको नहलाने के लिए, वो जो लड़का था, कि जिससे वो उसको साफ करके जो है उसको ट्रीट कर पाए। तो यूमी उस लड़के को देखकर, जो सोल्जर था उसको देखकर डर जाती है, कहती है व्हाइट मैन है, मैं ये सब नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। हैना उसे चिल्ला के कहती है कि नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है तुम अपनी मालकिन की बात नहीं मानोगी। तो यूमी कहती है नहीं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे को आप इस सब चक्करों में मत फंसाओ। तो हैना डर जाती है, क्योंकि इस समय पे गाइस वो लोग गलत थे, वो जापानीज थे, उस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, अमेरिकन वर लाइक देयर बिगेस्ट एनिमी, और वो उसको अपने घर में शेल्टर करके ट्रीट कर रहे थे, तो दे वर ऑन द रॉन्ग साइड। तो इसलिए वो डर जाते हैं और यूमी को कहते हैं ठीक है तुम जाओ, और गुस्से में इतनी होती है वो कि यूमी क्यों मना कर रही है, कि ये तो बेचारा, इसकी क्या गलती है, ये तो बेहोश हो रखा है। तो वो खुद ही जो है उसकी बॉडी को स्क्रब करने लगती है हैना। अब इतने में ही डॉक्टर सदाओ आ जाते हैं सर्जरी के लिए। अब वो प्रिपेयर करे होते हैं। व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी मतलब हो गया गाइस ऑपरेशन, ठीक है। वो अपना इमरजेंसी वाला बैग लेकर आते हैं जिससे वो ऑपरेशन करते हैं, टावल, लिनेन, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब रख देते हैं। पूरे फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड हो रहा था, और हैना को बोलते हैं कि अब हैना तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी इस ऑपरेशन के अंदर। तो वो जो है हैना को कहते हैं अब तुम्हें मेरी हेल्प करानी होगी इसका ऑपरेशन करवाने में, तुम्हें से एनेस्थीसिया जो है देना होगा। नाउ डॉक्टर सदाओ जो है अब उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हैना को वो सब देख के वॉमिटिंग आ जाती है, बिकॉज वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो वो वॉमिटिंग करने बाहर चली जाती है और डॉक्टर सदाओ को बुरा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने सर पे एक मुसीबत लेके जो है वो बैठ चुका हूँ। सो फाइनली डॉक्टर सदाओ जो है परेशान हो रहे होते हैं, बट हैना जो है फिर से वॉमिटिंग करके वापस आती है, और जो वो एनेस्थीसिया वाली बॉटल होती है ना जिसमें लिक्विड होता है जिससे वो उसको बेहोश करेगी, हैंकी पे लगा के उसको जो है वो कहते हैं ठीक है अब मैं काम करूंगी आपके साथ में, मैं इसे बेहोश करती हूँ। तो अब वो दोनों मिलकर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन करे और वो उसको एनेस्थीसिया दे रही होती है। फाइनली डॉक्टर सदाओ उसकी जो है बुलेट उसकी किडनी के पास से जो है जो फंसी हुई थी उसको निकाल देते हैं। एंड बीइंग अ वेरी, आप कह सकते हो, रिफाइंड डॉक्टर, जब वो उसका ऑपरेशन कर रहे थे तो उन्हें अपने प्रोफेसर की बातें याद आ रही थी कि कैसे उनके अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा था कि अगर हम इग्नोर करेंगे ह्यूमन की बॉडी को तो वो एक कार्डिनल सिन है। ये लाइन को गाइस एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक डॉक्टर अगर किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो उस समय पे उन्हें अटर फोकस से करना और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ये सब बातें उन्हें याद आ रही थी। और वहीं पे हैना जब उसे एनेस्थीसिया दे रही थी तो वो उसके घाव के ऊपर ध्यान दे रही थी। उसे दिखाई दे रहा था कि वो जो लड़का है उसके गले पे हर जगह पे स्कार्स है, यानी कि लाल लाल निशान है, मतलब उसे टॉर्चर करा गया होगा। एंड शी थॉट अबाउट द जनरल ताकिमा, यानी कि जो जापान के उस समय का जनरल था या कोई जनरल था, जनरल ताकिमा, कि वो कैसे औरतों के ऊपर अपनी वाइफ पे अत्याचार करता था। तो ये तो फिर प्रिजनर ऑफ वॉर है, इसको तो पता नहीं कितना ही टॉर्चर करा होगा। अब डॉक्टर सदाओ उसकी बुलेट निकाल देते हैं बॉडी में से और फाइनली एक हाइपोडर्मिक सिरिंज से, यानी कि फाइनली एक इंजेक्शन उसे लगाते हैं एंड कहते हैं कि अब ये जी जाएगा। मतलब कि ऑब्वियसली वो उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल कर चुके थे, अब वो खतरे से बाहर था। अब अगले दिन जो है हैना उसकी जो है टेक केयर करना शुरू करते, क्योंकि नौकर तो जाने नहीं वाले थे उस रूम के अंदर। अब हैना उसे जाके जो है खाना खिलाती है, दलिया वलिया खिलाती है। और POW यानी कि हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर हैरान हो जाता है कि यार इस लड़की को जो है इंग्लिश कैसे आती है, बीइंग द जापानीज। तो हैना उसे बता देती है कि मैं काफी समय जो है जापान में रही हूँ।
अब जो है डॉक्टर सदाव डेली बेसिस पे उसे चेक करते हैं, उसकी तबीयत देखते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ था जब टॉम जो है, यानी कि जो ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, इसका नाम टॉम है, वो अपने बारे में कुछ डिटेल्स डॉक्टर सदाव को बताने वाला था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ भी मत बताओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और वो जब पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करोगे, थैंक यू आपने मेरी जान बचाई है, तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि मुझे अभी खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। सो सदाव चेक्ड हिम एवरी डे, ईच एंड एवरी डे सदाव उसको चेक करते थे, कभी कोई एक्सरसाइज कराते थे। एक दिन ऐसा था कि वो बेड पे बैठा हुआ था, तो वो डर गए कि बैठे हुए क्यों, वो तुम्हारा खून जो है वो एक साइड हो जाएगा, तो तुम जल्दी से लेट जाओ, अभी तुम इतने हेल्दी नहीं हो कि तुम बैठ सकते हो। तो डॉक्टर सदाव ने बहुत अच्छे से केयर करी हमारे जो है उस प्रिजनर ऑफ वॉर की। अब आता है 7th डे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा डरावना दिन हमारे डॉक्टर सदाव की लाइफ का, बिकॉज ऑफ द POW जो उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ था। क्या होता है, 7वें दिन को सारे जो सर्वेंट्स है वो घर का काम नहीं करते और कहते कि जब तक ये वाइट मैन हमारे घर में रहेगा हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, और डॉक्टर सदाव और हैना उनको पेमेंट कर देते हैं और उन्हें घर से जाने को देते हैं कि ठीक है आप यहाँ से जा सकते हो। ओल्ड गार्डनर भी जो है चला जाता है। इनफैक्ट वो तो वो आदमी था जो डॉक्टर सदाव के यहाँ पे बहुत ही छोटे होते से, जब डॉक्टर सदाव बहुत छोटे से थे तब से काम करा था। तो द ओल्ड गार्डनर सेड सदाव शुड हैव लेफ्ट हिम डाई। वो ये कहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर सदाव हैं इन्हें अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ना गुरूर हो रहा है, इसलिए ये इसको बचा रहे हैं। इनको ये है कि ये किसी को भी सही कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना एक अमेरिकन को सही करने लग जाओगे आप। और जो यूमी थी, जो उनके बच्चों की जो नैनी थी, उसे बच्चों की सेफ्टी का डर था कि ये लोग अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। अगर डॉक्टर सदाव को देशद्रोही कह के जेल हो गई तो बच्चों का क्या होगा। बट डॉक्टर सदाव जो है नहीं मानते हैं और उनको जाने देते हैं। अब 21 फरवरी की रात को जो है डॉक्टर सदाव जो है एक बार बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करा जाए, ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसको मैं अपने पास रखूं ना रखूं एंड ऑल दैट, क्या करा जाए। तो वो एक लेटर लिखते हैं चीफ ऑफ पुलिस को सारी की सारी बात बताते हुए, बट वो लेटर को वो जो है सेंड नहीं कर पाते हैं, चुपचाप उसको अपने ड्रॉर में रख देते हैं और जितने भी सर्वेंट्स थे वो वहां से चले जाते हैं। यूमी तो बहुत रोते रोते जाती है कि उसको बच्चों के बिना बहुत ही ज्यादा अजीब लगता। ठीक है जी, अब क्या होता है, उसी दिन 7th डे को जब घर का सारा काम करके डॉक्टर सदाव और हैना बैठे हुए थे, एकदम से वहां पे एक मैसेंजर आ जाता है। और मैसेंजर कहां से आता है, जनरल के यहाँ से, यानी कि पुलिस वालों की तरफ से एक मैसेंजर आता है, और मे बी वो ऑफिसर पुलिस वाले ही थे खुद। ठीक है, और वो जो थे यूनिफॉर्म में आते हैं, पुलिस वाले ही थे, वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आते हैं। और हैना उन्हें देख के डर जाती है। हैना को लगता है कि जो है सर्वेंट्स ने हमारी पोल खोल दी है और अब हमें जेल होने वाली है। हैना बहुत डर के सदाव को बुलाकर लाती है, और जैसे ही सदाव वापस आते हैं, आप उस वाले जो है वहाँ जो पॉइंटिंग लिखा था उस पर ध्यान मत दो, गलत है। ठीक है, तो वो जो है मैसेंजर आता है और डॉक्टर सदाव को बताता है दैट जनरल इज नॉट वेल, जनरल की तबीयत ठीक नहीं है। तो हैना कहती है बस यही बात है, और उस पर जो वो ऑफिसर था वो गुस्सा होता है, कहता है कि छोटी सी बात है, हमारे जनरल की तबीयत खराब है। यानी कि उसे तो रिलीफ ये हो रहा था कि एटलीस्ट मेरे जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने हमारी बात बाहर नहीं करी है। अब डॉक्टर सदाव जो है वो जाते हैं जनरल के यहाँ पे और जनरल को जो है ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। और अब डॉक्टर सदाव समझ चुके थे कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नाउ जनरल को ट्रीट करने के बाद डॉक्टर सदाव से सबकी सब बात बता देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने घर पे एक अमेरिकन को रखा है और उसको ट्रीट भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो जो वो जनरल है वो बहुत ज्यादा खुश होता है ये सोचकर कि डॉक्टर सदाव ने एक ऐसे मरते हुए आदमी को भी बचा लिया है। वो प्रेस करते हैं उसको कि भाई तुमने उसको बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। और जनरल ये पूछते हैं डॉक्टर सदाव से कि आपको क्या लगता है कि मैं कितने हार्ट अटैक जो है वो सह सकता हूँ। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं आप एक और सह सकते हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तो फिर तुम्हें रिस्क नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हें तो बचाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं नहीं, बहुत और डॉक्टर भी हैं जो आपको ट्रीट कर देंगे अगर मुझे जेल हो गई तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं किसी और पे ट्रीट नहीं करवाने दूंगा खुद को, क्योंकि मुझे जर्मन्स पे बिल्कुल भी, यानी कि जर्मन्स और जापानी तब दोस्त थे ना, तो वो कहते हैं मुझे जर्मन्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो तो मैं मर भी जाऊंगा तो कहेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तो आई ट्रस्ट ओनली यू। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे घर पे प्राइवेट असैसिन्स यानी कि कातिल भिजवा देता हूँ, वो इस POW को मार देंगे और उसकी बॉडी को भी जो है ठिकाने लगा देंगे। तो जनरल क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारे घर पे ना हो तो मैं उसे मरवा के उसकी बॉडी को हटवा दूंगा एंड तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो डॉक्टर सदाव रिलक्टेंटली उसकी बात को एग्री कर जाते हैं, क्योंकि अब वो भी बहुत परेशान हो चुके थे, वो रोज हैना को डरते हुए नहीं देख सकते थे। ठीक है, अब वो घर जाके हैना को ये बात नहीं बताते हैं कि जो है हमारे वो प्रिजनर ऑफ वॉर को कोई मारने आने वाला है। इनफैक्ट जब वो उस लड़के के टॉम के रूम में जाते हैं और वो कहता है कि मेरे हाथों में स्टिफनेस है, मेरे मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो इतनी टेंशन लेते हैं उसकी और उसे जो है एक्सरसाइज करवानी शुरू कराते हैं। वो बाहर जा रहा होता है अपने वो रूम से बाहर उठ के वॉक करने के लिए, तो उसे डांट देते हैं कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, ऐसे थोड़ी तुम बाहर चले जाओगे, कोई तुम्हें देख लेगा। तो वैसे वो उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं और वैसे वो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करा है कि असैसिन्स उसको मार देंगे। अब 2 दिन हो जाते हैं, वो रोज रात को वेट करते हैं
कि भाई कोई आएगा असैसिन मारने के लिए, बट कोई भी नहीं आता है। जब वो रोज़ सुबह जाके बाहर देखते थे कि वो लड़का है या नहीं है, तो वो अपने कमरे में बैठा होता था, यानी कि जनरल बात करके भूल गए थे और वो कातिलों को भेज ही नहीं रहे थे उस लड़के को मारने के लिए। तो फाइनली डॉक्टर सदाउट डिसाइड करते हैं कि अब वो टॉम को, यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसको खुद ही भगा देंगे। तो वो जो है एक बोट अरेंज करते हैं, फूड लाते हैं, काले काले से कपड़े लाते हैं डार्क, जो रात को और जो है दिन में इतनी दिखाई ना दे, और एक फ्लैशलाइट अपनी जो उनकी खुद की टॉर्च थी उसे लेकर आते हैं। और वो जो है उस POW को, यानी कि टॉम को कहते हैं कि अब तुम इस बोट के अंदर बैठकर जो है सामने पास में एक आइलैंड है वहाँ चले जाओ, ठीक है। उसके भगाने की प्लानिंग कर लेते हैं पूरी। शाम का समय में वो अपनी बोट बाहर निकालते हैं और उसे ला के कहते हैं कि तुम इस पर बैठो बोट में, और सामने वहाँ पे एक आइलैंड है जो सबमर्ज रहता है, यूजुअली वो पानी में डूबा रहता है, बट इस समय पे नहीं होगा। वहाँ पे ज़्यादा आर्मी या गार्ड्स वगैरह कोई भी नहीं होते क्योंकि वो यूजुअली डूबा रहता है। तुम इस बोट से वहाँ जाके बैठ जाओ, वहाँ पे कोरिया की फिशिंग बोट्स आएंगी, वो फिशिंग बोट्स तुम्हें बचा लेंगी, तुम वहाँ से अपने देश अमेरिका जा सकते हो। अब मीनवाइल जब तुम वहाँ आइलैंड पे बैठे होगे तो मछली खा सकते हो, कच्ची जो है पानी में से निकाल के। आग मत जलाना वरना अटेंशन ग्रैब होगी, और अगर तुम्हारा ख़त्म खाना हो जाए तो मेरे को जो है तुम जैसे ही सूरज ढलता है टॉर्च से सिग्नल कर सकते हो। अगर तुम वहाँ पे हो और कोई तुम्हें बचाने नहीं आया तो भी तुम मुझे टॉर्च से सिग्नल कर देना। तो पूरा उसको वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। अब डॉक्टर सदाऊ उसे भगा देते हैं, उसके सर पे काला कपड़ा बांध देते हैं, उसे किमोनो भी पहना देते हैं। काला कपड़ा इसलिए बांधते हैं जिससे उसके गोल्डन बाल जो है वो दिखाई ना दे, ठीक है। अब वो उस लड़के को भगा देते हैं। इतने में ही जनरल के यहाँ से फिर से फ़ोन आ जाता है, जनरल की तबीयत फिर से ख़राब हुई थी। डॉक्टर जाते हैं जनरल के पास और उनका 12 घंटे तक ऑपरेशन करते हैं। मीनवाइल POW ऑब्वियसली भाग चुका है। डॉक्टर सदाऊ जनरल को उस बात के बारे में बता देते हैं कि कैसे उन्होंने उस POW को भगा दिया। जनरल को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि उन्होंने उसे डॉक्टर सदाऊ की मदद नहीं करी, और वो कहता है कि मैं ना बहुत बिजी हो गया था और मेरी, तुम्हें पता है, इतनी तबीयत खराब है, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। ऐसा नहीं है कि मेरी पेट्रियाटिक नहीं हूँ, यानी कि मुझे अपनी कंट्री से प्यार नहीं है, इस वजह से मैंने उस तो इतने बड़े मैटर को जो है डील नहीं करा। और डॉक्टर सदाऊ भी यही कहते हैं कि मेरा भी ऐसा सीन नहीं है कि मैं अपनी कंट्री के लिए पेट्रियाटिक नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उसे भगा दिया। अब डॉक्टर सदाऊ को पता था कि वो जो जनरल है वो ना उनकी फिस्ट में, यानी कि वो उनकी मुट्ठी में, क्योंकि ये समझ लो तुम कि वो जनरल डॉक्टर सदाऊ कुछ भी करे उसे कुछ भी नहीं कहने वाला था भाई, क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरी जो तबीयत है खराब उसको डॉक्टर सदाऊ ही ट्रीट कर सकते हैं। फाइनली डॉक्टर सदाऊ जो है घर वापस आ जाते हैं, और घर आने के बाद में वो जो है बाहर खड़े होते हैं अपने घर की बालकनी में, और बाहर देखते हैं कि कोई सिग्नल ना आए उस लड़के की तरफ से आइलैंड पे से, कोई सिग्नल नहीं आता। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड। एंड फिर उन्हें याद आती है सारे अमेरिकन की शक्लें उनके आंखों के सामने, जो वो मिले थे अमेरिका में, और जब अमेरिका रहते थे तो कोई भी अमेरिकन उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। इनफैक्ट अब तो वो अमेरिका को हेट करते थे बिकॉज ऑफ द वॉर, बट स्टिल वो सोचते कि मैं उस लड़के को मार क्यों नहीं पाया, मैं उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर पाया, क्यों मैंने उसे भागने दिया, वाई इट हैपेंड, क्यों जो है जब सर्वेंट कह रहे थे उसे मार दो, जनरल कह रहा था उसे मार दो, मेरा मन नहीं मान रहा था। अब इस बात पे आपका चैप्टर एंड होता है। तो मन उनका इसलिए नहीं माना था क्योंकि वॉर अलग होता है और इंसानियत अलग होती है, तो इस वजह से वो उसे भगा देते हैं। यही है हमारा सिंपल सा चैप्टर एनिमी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेना जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आने वाले हैं। तो दैट्स इट। अब पढ़ते हैं हम अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, शुरू करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डेरी के बारे में, जो एक छोटा बच्चा है और उसके साथ में एक आप कह सकते हो कि एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से उसका जो हाफ फेस है वो बर्न्ड है, यानी कि वो जला हुआ है और उसके फेस पे गिर गया था एसिड। ठीक है, अब एसिड की वजह से आधा फेस जला हुआ है और वो उस वजह से बहुत ज़्यादा ना इन्फीरियर फील करता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसे अजीब शक्ल बना के देखते हैं, कोई सिंपैथी दिखाएगा तो कोई बहुत ही मीन सा रिमार्क कर देता है। इनफैक्ट उसके घर वाले भी हर समय उसकी चिंता करते रहते हैं कि ये इस फेस के साथ लाइफ में क्या ही कर पाएगा। तो इस सब बातों से वो जो डेरी है, वो जो छोटा बच्चा है, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। नाउ उसने लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, वो हमेशा उस जगह पे जाना पसंद करेगा जहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सेकेंड करेक्टर है हमारे मिस्टर लैम, जो एक बूढ़े इंसान है एंड ही इज ऑल्सो हैंडीकैप्ड। उनका जो एक पैर है वो टिन का है, क्योंकि उनकी जो एक टांग है वो जो है उड़ गई थी, किसमें, वॉर में उड़ गई थी। ठीक है जी, तो इस वजह से कई बार जो है उनको भी जो है लोग मजाक उड़ाते हैं, लेमी लैम बोला करते हैं। अब ये मिस्टर लैम जी की लाइफ में एक बात बढ़िया है कि इनका घर है बहुत बढ़िया सा, और इनके घर के बाहर है इनका एक बेहतरीन सा गार्डन, जिस गार्डन के गेट से हमेशा खुले रखते हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए, और गार्डन में बैठ के जो है हमारे मिस्टर लैम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक दिन ऐसा ही होता है, ये जो डेरी बच्चा है मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है, क्योंकि इसे गार्डन काफ़ी सुंदर दिख रहा था, सेब के पेड़ थे वहाँ, अलग सा था।
एंड जैसे ही ये गार्डन में घुसता है, इसका रीज़न ये था कि भाई ये बिल्कुल अकेला है, कोई है नहीं यहाँ पे गार्डन के अंदर, तो मैं यहाँ जाके घूम लेता हूँ कि कोई इंसान नहीं होगा। बट मिस्टर लैम वहाँ बैठे थे और वो डेरी से बात करने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो डेरी डर जाता है मिस्टर लैम से बात करके, बट धीरे धीरे वो अपने मन के सारे दुखों को मिस्टर लैम को बताता है और मिस्टर लैम उसकी दर्द को सबसे अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ को फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में। एंड वो डेरी को बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा बना देंगे बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अभी मैं आपको इस प्ले की फुल समरी रीड करा रही हूँ। ये लाइंस को आप अपने आंसर फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हो। अभी हम एक एक डायलॉग नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम इसको थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट में एक एक समराइज लाइंस के थ्रू पढ़े, जो हमें एग्जाम में एक्चुअली में हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक फाइन डे है, मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है, अपनी टिन की लेग के साथ अपने गार्डन में है। मिस्टर लैम एक लोनली लाइफ लीड करते हैं और वो हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी विजिटर को एक्सेप्ट करने के लिए जो उनके गार्डन में आए। डेरी कौन है? डेरी एक यंग बच्चा है, 14 ईयर्स का है डेरी, उसका रियल नेम है डेरेक। लिख दो लाइव चैट में, रियल नेम उसका डेरेक है। और वो जो है मिस्टर लैम के गार्डन में स्नीक मतलब क्या हुआ, छुप के जाता है। ही हैज़ अ बर्न्ड फेस ड्यू टू एसिड, उसका एक फेस का हाफ हिस्सा एसिड से जला हुआ है जो उसको बहुत ज़्यादा अगली दिखाता है। ठीक है, ही बिकेम वेरी डिफाइंट एंड विड्रॉन। तो ये लाइन्स लर्न कर लो डेरी के लिए, वो डिफाइंट और विड्रॉन हो चुका है, वो लोगों को अब अवॉइड करता है ड्यू टू हिज डिसफिगर्ड फेस। ही डू नॉट वॉन्ट टू फेस द वर्ल्ड विद हिज अगली अपीयरेंस। उसके अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसे लगता है कि मैं इस बुरी शक्ल के साथ मैं लोगों का सामना नहीं कर सकता हूँ। ओके, नाउ डेरी क्लाइम्स ओवर द वॉल। डेरी वॉल के ऊपर चढ़ता है और मिस्टर लैम के गार्डन के अंदर चला जाता है और वो धीरे धीरे घास पे चल रहा था कि किसी को पता ना चले मैं वहाँ हूँ। एंड वो चुपचाप गार्डन में चल रहा था। सडनली ही इज स्केयर्ड जब मिस्टर लैम बोल पड़ते हैं माइंड द एप्पल्स, क्योंकि वहाँ पे ना नीचे जो है घास पे एप्पल्स पड़े हुए थे और मे बी डेरी उन पे फिसल के गिर सकता था। तो मिस्टर लैम जो है उसको कहते हैं कि तुम एप्पल्स पे ध्यान से रहो। तो डेरी डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था वो वहाँ अकेला है। लैम आस्क हिम टू ट्रेड केयरफुली। ट्रेड मतलब क्या हुआ, चलो ढंग से, तरीके से चलो, बिकॉज लॉग ग्लास इज लिटर्ड विद वाइल्ड एप्पल्स। यहाँ पे वाइल्ड एप्पल, क्रैब एप्पल लिखा है बुक में, वाइल्ड एप्पल्स जो है वो गिरे हुए हैं। ठीक है, तो डेरी इज अटरली कंफ्यूज। अब डेरी कंफ्यूज हो जाता है एज ही हैड एंटर्ड द गार्डन थिंकिंग इट वाज एम्प्टी, क्योंकि उसे तो लगा था गार्डन क्या है, खाली है। हैविंग बीन डिटेक्टेड बाय मिस्टर लैम, जब उसे पता चला अरे मैं पकड़ा गया हूँ कि मैं इसे चुपचाप किसी के गार्डन में घुसाया हूँ, डेरी पैनिक करता है एंड वहां से जाने को कहता है। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, एज ही डज नॉट माइंड एनीबडी कमिंग इन टू हिज गार्डन। वो कह रहे हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी मेरे गार्डन में आए। ही कीप्स द गेट ऑलवेज ओपन टू वेलकम हु सो एवर कम्स। वो कहते हैं कोई भी मेरे गार्डन में है मैं तो सभी का वेलकम करता हूँ। नॉट डेरी सेज दैट वो वहाँ पे स्टोरी करने के लिए नहीं आया है, बस यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने आया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अगर तुम जो करने आए थे वो यहाँ पे तुम कर सकते हो, डर किस बात से रहे हो। तो जैसे ही मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो डेरी पॉइंट करता है दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसफिगर्ड फेस। वो नहीं डरता है किसी से, इनफैक्ट लोग उसे देखकर डर जाते हैं। और वो ये भी कहता है ही हैज दैट ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ। कहता है मैं ही खुद को अगर शीशे में देख लूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ जब मैं खुद को देखता हूँ। तो यहाँ देखो वो बच्चा एकदम से मिस्टर लैम से ओपन अप होने लगे, इवन तो वो जानता नहीं है, बट क्योंकि उसके फेस पे वो जो मार्क है उसकी वजह से वो कह रहा है लोग डरते हैं मेरे से, मैं थोड़ी डरता हूँ, खुद ही डर जाता हूँ मैं वैसे कभी कभी अपने को शीशे में देख के, वरना मैं जो है आप कैसे कह सकते हो कि मुझे यहाँ रुकने में डर लग रहा है, नहीं मुझे कोई नहीं डर लग रहा। ठीक है, नो मिस्टर लैम उसको कंसोल करते हैं एंड आस्क हिम टू फेस द रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड। तो मिस्टर लैम उसको बहुत ही अलग अलग सी बातें समझा के उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे फेस करनी चाहिए वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज को ब्रेवली। ही ट्राइज टू डाइवर्ट डेरी की अटेंशन फ्रॉम द बर्न्ड फेस। वो धीरे धीरे उसकी जो अटेंशन थी बर्न्ड फेस पे जिसपे डेरी बात कर रहा था वो बात नहीं करना चाहते थे, और वो डेरी को फ्रूट जो थे गार्डन में उसके बारे में बात करते हैं। बट डेरी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हिज अगलीनेस। बट डेरी बार बार अपना टॉपिक शिफ्ट करके अपने फेस के ऊपर लेकर आ रहा था। तो तब मिस्टर लैम उसे समझाते हैं दैट इनर ब्यूटी इज व्हाट ट्रूली मैटर्स, कि जो इंसान के अंदर मन की जो सुंदरता होती है वो मैटर करती है, नॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस। और डेरी इस बात से बिल्कुल डिसअग्री करता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट बीइंग हैंडसम फ्रॉम द आउटसाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कह रहा है ऐसा नहीं है, आउटसाइड से हैंडसम होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो मेरी ममा भी है, डेरी उनको बताता है कि मेरी ममा भी जो मेरे को किस करती है तो वो उस गाल पे करती है जहाँ पे वो निशान नहीं है। सो नाउ मिस्टर लैम जो है फिर से डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं लाइफ का पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लावर एंड अ वीड। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो सुंदर सा में दिख रहा होता है। वीड क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स इधर उधर जंगली पौधे उगे होते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट दे ऑल आर लिविंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स। तो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि ये फ्लावर है और ये वीड है, और इसीलिए मैं तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि तुम्हें लाइफ को हैप्पीली जीना चाहिए। इस फेस की वजह से तुम्हें खुद को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए।
Now Derry remarks that Mr. Lamb can put on trouser and cover up his tin legs. अब जब मिस्टर लैम उसे बताते कि देखो मेरी भी तो एक लेग नहीं है, टिन की है वो, तो इनफैक्ट डेरी ये कहता है कि आप तो अपने इस लेग को कवर कर सकते हो ना पैंट पहन के, मेरा तो फेस कवर नहीं हो सकता है। तो इन रिस्पॉन्स मिस्टर लैम उसे कहते हैं, एक फेरी टेल समझाते हैं, वो जो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली है ना, जहाँ पे वो बीस्ट से प्यार करने लगती है ब्यूटी, और जब वो उसे किस करती है तो वो सच्ची का एक लड़का बन जाता है। तो इस बात पे भी स्टार्टिंग में तो डेरी इस बात को नहीं समझता, वो कहता है ये सब फालतू की बातें हैं, पहली बात तो मैं तो किस करने से बदलूंगा नहीं, ऊपर से कौन सी लड़की ही मुझे किस करेगी। तो तब वो उसे मोटिवेट करते हैं, मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं करेगी कोई लड़की किस, देयर इज अ होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हें अपने आप को ये सब बातें सोच के डिमोटिवेट नहीं करना है। एंड यहाँ से डेरी में थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू होते हैं। दिस स्टोरी इंस्पायर्स डेरी, और उसे रियलाइज होता है दैट उसको हर समय अपने बर्न्ड फेस की वजह से चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो उनको बताता है कि कई बार उसने सुना है कि दो लेडीज खड़ी थी बस स्टॉप के ऊपर और वो उसके बारे में बात कर रही थी कि ये तो ऐसी शक्ल है जिसको उसकी मम्मी ही किस कर सकती है। बट मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी मीन बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें सुनो और उससे खुद को इफेक्ट होने दो। इनफैक्ट मिस्टर लैम टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ मैन, फिर वो उसे कहानी बताते कि आदमी की, कि उसको बहुत डर लगता था बाहर की दुनिया में जाने से, तो उसने खुद को बंद कर लिया कमरे के अंदर। उसे लगता था मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे मर जाऊंगा मैं, मुझे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट। तो उसने उसे अपने कमरे में बंद कर लिया और तब उसके सर पे पेंटिंग गिरती है और वो वहाँ पे मर जाता है। तो इससे डेरी को बहुत हंसी आती है और वो मिस्टर लैम का लॉजिक समझ जाता है कि मिस्टर लैम उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। फिर डेरी उन्हें ये भी बताता है कि जो उसकी फैमिली है इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, वो हमेशा उसके फ्यूचर के बारे में वरी करती है कि वो आगे चल के बड़े होकर क्या करेगा। तो मिस्टर लैम उसे एनकरेज करते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यू हैव 2 आर्म्स 2 लेग्स आईज ईयर्स एंड अ टंग, और एक ब्रेन भी है, तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में जो तुम चाहो। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर लैम अब अपनी लाइफ का तौर तरीके उसके साथ शेयर करते हैं हमारे डेडी के साथ में। वो कहते हैं मैं भी तो देखो अपनी लाइफ कितने अच्छे से स्पेंड करता हूँ, मैं यहाँ धूप में बैठता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ, और मैं जो है विंडोज़ को अपने घर के हमेशा ओपन रखता हूँ, एंड कोई भी मेरे गार्डन में आ सकता है और जो भी मेरे गार्डन में आता है वो है मेरा फ्रेंड। अब यहाँ से मिस्टर लैम और डेरी की थोड़ी सी लड़ाई होनी शुरू होती है, जब मिस्टर लैम कहते हैं जो इंसान मेरे गार्डन में आएगा वो मेरा फ्रेंड होगा, क्योंकि डेरी कहता है दैट हाउ अ पर्सन कैन बिकम योर फ्रेंड इन जस्ट 1 मीटिंग। कैसे अगर आप सड़क पे किसी को एक बार मिल गए या एक बार हंस गए उसे देख के, तो क्या वो आपका फ्रेंड हो गया? और जो है इससे कोई फ्रेंड थोड़ी बन जाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, मेरे लिए कोई भी मुझे मिला हो वो मेरा फ्रेंड है। अब डेरी मिस्टर लैम को कहता है कि देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोगों से तो मैं बहुत नफरत करता हूँ। एंड उसके रिप्लाई में मिस्टर लैम उसे समझाते हैं, ये लाइन लर्न रखना एग्जाम में आ सकती है, दैट हेट्रेड डज मोर हार्म देन एसिड। अगर तुम नफरत अपने मन में रखोगे तो वो इस एसिड से भी ज़्यादा तुम्हारे को नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, अब फाइनली मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं टू बी हिज फ्रेंड कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो डेरी करता रहता है कि हाँ मैं आपका फ्रेंड तो बन जाऊंगा, बट आपको बनना ही या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। देन मिस्टर लैम उसे कहते हैं दैट येस, हम मेरे लिए तो मेरे गार्डन में जो भी इंसान आता है वो मेरा फ्रेंड ही है। ठीक है, ओके। तो डेरी बार बार उन्हें कहता है ऐसे कैसे कोई आपका फ्रेंड हो गया जो गार्डन में आ रहा है, बताओ जरा अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम बताओ। तो वैसे कुछ टॉम हैरी करके बताते थे, कह रहे कोई नामों में क्या रखा है, जो मेरे जो है गार्डन में है वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, अब डेरी और मिस्टर लैम की ऐसी जब बात हो रही होती है तो डेरी मिस्टर लैम को अब एकदम से गुस्से में कहने लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप तो यहीं रहते हो इस गार्डन के अंदर अकेले, कोई आपका फ्रेंड नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा अपना पता नहीं कहाँ से निकालने लगता है मिस्टर लैम के ऊपर, और मिस्टर लैम उसे इग्नोर करके जो है कुछ एप्पल्स जो उन्हें तोड़ने जाने थे उन्हें तोड़ने के लिए जाने लगते हैं। तो डेरी ने थोड़ी ही देर पहले मिस्टर लैम को प्रॉमिस करा था कि अगर वो चाहे तो वो जो है मिस्टर लैम की हेल्प कर देगा, कि सीढ़ी रखकर वो जो है एप्पल्स को तुड़वा देगा मिस्टर लैम के साथ में, क्योंकि वो तो लंगड़े है। वो कहता है आप कैसे चढ़ोगे सीढ़ी, अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो मिस्टर लैम ने तब तो हेल्प एक्सेप्ट कर ली थी। तो अब डेरी कहता है कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ जो है एप्पल्स तोड़ने के अंदर, बट क्योंकि मेरा घर इतना दूर है और मम्मी अब चिंता कर रही हैं तो मेरे को अब घर जाना पड़ेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट ये तो तुम्हारा बहाना है, तुम नहीं रुकना चाहते हो इसलिए तुम कह रहे हो। तो कहता है नहीं, अगर मैं घर चला गया ना मम्मी को बताने के लिए कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा आपके पास में, तो वो नहीं आने देंगे, कि एक बार मैं घर गया तो मम्मी मुझे दोबारा इस गार्डन में नहीं आने देंगे। तो वो कहते हैं ये भी तुम्हारा बहाना है नहीं आने का। ये बोल के मिस्टर लैम चले, मैं तो अपने घर पे मम्मी को बता के आऊँगा। वो भागता भागता अपने घर जाता है और अपनी मम्मी से मिलता है। नॉट डेरी गो बैक टू हिज होम और अपनी मम्मी से मिलता है। वहीं पर मिस्टर लैम बहुत ही परेशान से होकर वो सीढ़ी पर चढ़ के एप्पल्स तोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मिस्टर लैम को ये लग रहा था कि कोई अब वापस नहीं आने वाला है डेरी, क्योंकि जैसे पहले भी उनसे काफ़ी लोग मिलने आते हैं वो भी कभी वापस नहीं आते थे। तो यहाँ पे हमें मिस्टर लैम का भी दुख समझ में आया कि वो भी
बहुत लोनली थे, लोग उनसे सिर्फ अपना जैसे कोई एप्पल लेने हो, कोई जेली लेनी हो, टॉफ़ी लेनी हो तो ही आते थे बच्चे, वरना कोई उनका फ्रेंड रियल में नहीं था, अकेले ही थे गाइस वो भी। बट स्टिल उन्होंने डेरी को तो मोटिवेट अभी करा था। अब डेरी अपनी मम्मी के पास जाता है तो उसकी मम्मी उसे कहती है दैट वो उसे वापस नहीं जाने देंगी, वो एक अच्छा इंसान नहीं है मिस्टर लैम, उन्होंने उनके बारे में कुछ बातें सुनी है। बट डेरी कहता है नहीं, उन्होंने आज मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग थिंग्स बोली है जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। उसकी मम्मा उसे स्टॉप करती हैं कि उन्होंने गलत बातें सुनी है मिस्टर लैम को लेकर और उसके पास मत जाओ। बट डेरी रिमेन्स डिटरमाइंड। डेरी कहता है नहीं, मैं तो जाऊँगा, अगर आज मैं बाहर नहीं निकला तो मैं अपनी लाइफ में कभी कहीं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इन स्पाइट ऑफ हिज मदर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, डेरी दरवाज़ा बंद करके भाग के जाता है मिस्टर लैम को क्रैब एप्पल कलेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। मीनवाइल मिस्टर लैम अब सीढ़ी पे चढ़ चुके थे, उन्हें तो लगा था डेरी आएगा नहीं। डेरी एक्साइटेडली, सीन 3 शुरू होता है हमारे प्ले का, गार्डन के गेट्स ओपन करता है और कहता है मिस्टर लैम मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। और सडनली उसे सुनाई देता है कि जो लैडर थी, जो सीढ़ी थी वो हिलती है और मिस्टर लैम धड़ाम करके नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। जब डेरी वहाँ पहुँचता है मिस्टर लैम के सामने तो उसको दिखता है कि मिस्टर लैम उसके नीचे गिरे हुए हैं, मतलब ज़मीन पे गिरे हुए हैं, एंड ही वॉज डेड, वो सीढ़ी से गिर के मर चुके थे। और डेरी अब उनके साथ में बैठता है और उनको कहता है मिस्टर लैम मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया हूँ। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि उसने वो अपने फ्रेंड खो दिए थे वर्ल्ड में जो अभी अभी उसने बनाए थे और जिन्होंने उसको चेंज कर दिया था। तो विद दिस गाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इमोशनल चैप्टर है। वैसे मैंने इसके प्ले को डिटेल में भी पढ़ा रखा है, एक एक जो उनके डायलॉग है ना 30-40 मिनट्स का वो है। वैसे मैं नहीं कहूँगी तुम्हें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्ले पढ़ने का ही मन है तो उसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज इस समय पे समरी पढ़ना ज़्यादा सही है कि आपको पता चल चुका है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ठीक है, अब जो ये हमारे ऑन द फेस ऑफ इट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे विस्तार वाले, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। अब चलते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर पे जो है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं दीदी हमें तो पूरे प्ले को पढ़ना है, तो मैंने 40 मिनट्स में पढ़ा रखा है, तो आप उसकी स्पीड 2x पे करके देख लो, उससे आपको एक एक लाइन पता चल जाएगी। डेरी ने क्या बोला, मिस्टर लैम ने बोला, डेरी ने क्या बोला, मिस्टर लैम ने क्या बोला, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे मैंने समराइज वर्जन आपको बता दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो अभी हमें जानने की जरूरत है। बस PYQs लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अगली वीडियोस में आके कराऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना आखिरी चैप्टर हमारे इस विजदास बुक का, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इस चैप्टर में हम ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट पढ़ने वाले हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब एक इंसान के लाइफ की सच्ची घटना हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट का नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, दूसरे पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। जो पहला पार्ट है उसे लिखे ज़ित्काला साने, जो एक नेटिव अमेरिकन थे। नेटिव अमेरिकन वो लोग होते हैं जो अमेरिका के ट्राइबल पीपल होते हैं, आप ये कह सकते हो, जो बहुत समय से, बहुत बहुत पुराने सालों से अमेरिका में रहा करते थे। इवन बिफोर अमेरिका डिस्कवर होने से पहले, जब अमेरिका डिस्कवर भी नहीं हुआ था, बहुत पहले से जो वहाँ पे लोग रहा करते थे, उन्हें हम कहते हैं नेटिव अमेरिकन, अमेरिका के असली लोग। ये लोग एक ट्राइबल कल्चर को फॉलो करते हैं। ये उस कल्चर की जो थी हमारी राइटर। दूसरा हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे हम एक इंडियन दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती हुई जो हमारी राइटर है जिनका नाम बामा है, उनके बचपन की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। ये जो दोनों ही चैप्टर है, यहाँ पे हमें जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर आप कह सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। जो ज़ित्काला सा है उनके ऊपर भी अत्याचार होगा, एंड जो बामा है वो भी अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन सहती हैं, अनटचेबिलिटी का, और दोनों ही जो उनकी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू बता रही हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं ज़ित्काला सा के द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर से। अब इस चैप्टर में देखो क्या होता है। ज़ित्काला सा जैसे कि जो नेटिव अमेरिकन थी, तो अमेरिका के अंदर ये जो ट्राइबल पीपल थे, इनका ट्राइबल पीपल वाला जो इनका लुक्स थी, जो इनकी ट्राइब की जो बिलीव्स थी, उनको दूर करने के लिए कि अमेरिका में ज़्यादा ट्राइब्स ना हो, तो बाद में वहाँ पे जो लोग जाके सेटल हुए थे, यानी कि ना अमेरिका के डिस्कवर होने के बाद ब्रिटिशर्स हो गए, पोर्चुगीज़ हो गए, और बहुत बहुत सारे लोग जितने भी यूरोप के कॉन्टिनेंट से थे वो अमेरिका जाके सेटल हुए थे। ठीक है, और फिर उन्होंने वहाँ पर जाके ना स्कूल्स खोलने शुरू करे, जहाँ पर उन्होंने जो है ट्राइबल बच्चों को भर्ती करा ज़बरदस्ती उनके मम्मी पापा से छीन कर कि अब हम इन्हें जो है ना अपने जैसा बनाएंगे, अब हम इन्हें से ट्राइबल टाइप का नहीं रहने देंगे। तो ऐसा ही होता है ज़ित्काला सा के साथ में, उनको उनकी फैमिली से ज़बरदस्ती छीन कर जो है इस बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। और इस बोर्डिंग स्कूल का नाम था, हॉस्टल का नाम था कार्लिजाइल इंडियन स्कूल। ये स्कूल को आप कभी गूगल पे सर्च करके भी बाद में देखना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस इसलिए कि यहाँ पे बच्चों पे बहुत अत्याचार करे जाते थे, उनको उनका ट्राइबल कल्चर भुला के प्योर अमेरिकन कल्चर जो उन्होंने बनाया था उसमें ढालने की कोशिश की जाती थी। तो ज़ित्काला के साथ भी ऐसा ही हुआ था और यही घटना उन्होंने हमें बताई है। ठीक है, तो पहला दिन वो बताती है कि लैंड ऑफ एप्पल्स में, यानी कि जहाँ पे उनका बोर्डिंग स्कूल था वो बहुत ही ठंडी जगह थी। लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब होता है कोई बहुत ही ठंडी जगह, क्योंकि ठंड में ही उगते हैं ना एप्पल्स, इसलिए।
कह रही मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। क्यों उन्हें गंदा लग रहा था? क्योंकि वो शांत माहौल में रहती थी, जंगल के अंदर रहती थी, जहाँ सिर्फ चिड़िया की और जानवरों की आवाज़ें आती थी। अब जहाँ पे वो थी वहाँ पे उनको सुबह सुबह सुनाई देती है बेल के टावर में से, यानी कि जिस टावर में घंटा लगा होता है ना, उसमें से बहुत जोर की बेल बजने के बाद जो उनके कानों को छुपती है, क्योंकि उन्हें वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें मम्मी से दूर कर दिया गया था एंड ज़बरदस्ती उन्हें उस हॉस्टल में लगा जो है भर्ती करा दिया गया था। जितने समय वो वहाँ पे थी, सुबह सुबह पहले दिन पे उन्हें काफ़ी गंदा फील हो रहा था। स्पेशली उनको जब बच्चे चल रहे थे और जो जूतों के कटकट करने की जो ज़मीन पे आवाज़ आ रही थी, उनके दिमाग को और उनकी आंखों को और उनके कानों को वो भी पसंद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि बीइंग ट्राइबल कल्चर को वो बिलोंग करती थी, जिससे वो अमेरिकन्स को, तो वो वहाँ पे ना वो लोग जूते नहीं पहनते चमड़े के बने हुए, वो कपड़े के बने हुए सॉफ्ट से जूते पहनते हैं, जिसको मोकैजन्स बोलते हैं। तो उनको वो जो चमड़े के जूते थे, लेदर के शूज़ थे, उनकी आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी एंड उन्हें सुनाई दे रहा था कि सब लोग किसी अलग सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और उनके कानों में फुसफुसाने की और लोगों की आवाज़ें तो आ रही थी, बट शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लोग बोल क्या रहे हैं। ट्राइबल भाषा अलग थी और ये सब इंग्लिश बोल रहे थे, वो उन्हें अभी आती नहीं थी। सो शी वॉज फीलिंग वेरी, आप कह सकते हो, लोनली, और बहुत ही उन्हें ऐसा एलियनेटेड फील हो रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। इवन तो गाइज वो बिल्कुल अलोन नहीं थी, उनके जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें आप वहाँ की आदत पड़ गई थी, तो वो टाइट टाइट कपड़ों में और यूनिफॉर्म्स में और जो है घूमते थे बिल्कुल अमेरिकन से बनके, बट वो अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी आज़ादी किसी ने छीन ली है। ठीक है, अब जो है एक लेडी आती है, पेल फेस वुमेन, वो ये कोई टीचर होगी, वार्डन होगी, ये हमें नहीं बताया है। वो जो है क्या करती है, उस वाइट हेयर थे उसके, वो सभी लड़कियों की लाइन बनवाती है और कहती है आप डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए चलो। सो ऑल द इंडियन गर्ल्स, अब यहाँ पे इंडियन मतलब हम इंडियंस नहीं हैं, कई बार नेटिव अमेरिकन्स को इंडियन भी कह दिया जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक कन्फ्यूजन हुआ था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था, तो उसे लगा था वो इंडिया पहुंच गया है, क्योंकि वो इंडिया ही ढूंढना चाहता था। बट जब वो इंडिया नहीं था, वो तो अमेरिका था, तो इसलिए कई बार जो अमेरिका के जाके उसे जितने लोग दिखे तो उसने सोचा कि ये इंडियंस है, बट वो इंडियंस थोड़ी थे, वो तो अमेरिकन्स थे। तो इसलिए कई बार जो ये नेटिव अमेरिकन्स हैं उन्हें अमेरिकन इंडियंस भी बोल दिया जाता है। तो देखो उस समय में हर किसी को इंडिया ही ढूंढना होता था, और इंडिया ढूंढने के बहाने में उसे अमेरिका जो है वो मिल गया था, इसलिए कई बार इंडियन गर्ल्स बोल दिया जाता है, बट दे वर नॉट इंडियंस, दे वर अमेरिका की नेटिव ट्राइबल वाली लड़कियां सारी। तो जो है ज़ित्कारा सा देखती है कि बाकी इंडियन गर्ल्स जो वहाँ पे पहले से रह रही थी, नेटिव अमेरिकन लड़कियां जो पहले से रह रही थी, उन्होंने स्टिफ टाइट फिटिंग ड्रेसेस और शूज़ पहन रखे थे, यानी कि यूनिफॉर्म बहुत टाइट फिटिंग थी, उन्हें बहुत अजीब लग रहा था देख के। इवन जो स्मॉल गर्ल्स थी उन्होंने स्लीव वाले एप्रन्स पहन रखे थे और उनके हेयर शॉर्ट थे, बहुत ज़्यादा शिंगल थे, और वो देख के उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी ट्राइब में तो इतने लंबे लंबे बाल रखते हैं, लड़के भी लंबे लंबे बाल रखते हैं, ऐसे चोटियाँ सी बना के रखते हैं, तो बाल कटवाना उनकी ट्राइब में तो इट वॉज अ सिन। ये बहुत ही आप कह सकते हो कि कोई बहुत कायर आदमी जो बिल्कुल ही हारा हुआ इंसान है या किसी की डेथ पे कोई परेशान है, शोक मना रहा है, वो अपने बाल काटती थी। तो वो हैरान हो जाती है कि बच्चियों के बाल क्यों काट रखे हैं, और वो जो है बहुत ही साइलेंटली चल रही थी अपने मोकैजन्स के अंदर। अभी तक उन्होंने वो जूते नहीं पहने थे जो है लेदर के, वो अपने मोकैजन्स में ही चल रही थी। सडनली जब वो चल के जा रही थी तो एक कोई भी इंसान आता है और पीछे से उनकी शॉल जो उन्होंने अपने ऊपर डाल रखी थी उसको हटा देता है, और उन्हें जैसी शॉल हटती है तो बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। और वो शॉल उन्होंने पहनी क्यों थी? क्योंकि उन्हें भी वो यूनिफॉर्म पहना दी गई थी ना, टाइट वाली, तो उसी को छुपाने के लिए उन्होंने वो शॉल डाली थी। और उनसे वो जब वो शॉल हटती है तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, और वो ये सोचती है कि मुझे तो अजीब लग रहा है, बट बाकी जो ये नेटिव अमेरिकन लड़कियां हैं, अमेरिकन इंडियन जो भी आप कह सकते हो, इन्हें क्यों अजीब नहीं लग रहा है ऐसी ड्रेस पहन के ना। जैसे ही वो जो है डाइनिंग हॉल में एंटर करते हैं तो सामने की तरफ से कुछ लड़के आ रहे होते हैं, और वो कहते हैं उन लड़कों में से 3 बॉयज़ ऐसे थे, 3 लड़के ऐसे थे जो मेरी ही तरह बिल्कुल परेशान थे, वो मुझे अपनी पार्टी के लग रहे थे कि उन्हें भी उतना ही गंदा लग रहा था यहाँ पे जितना मुझे लग रहा था। नाउ ईटिंग शुरू होती है उनके यहाँ पे, खाना का स्टार्ट होता है। तो जब वो खाना भी शुरू करते तो वो एक तरीके का ना एक सिस्टमैटिकली होता था, यानी कि बैठो और खाना खाना शुरू कर दो। सबसे पहले एक छोटी सी घंटी बजती है और सभी बच्चों ने अपनी चेयर को बाहर निकाल दिया जाता है, और ज़ित्कारा सा चेयर बाहर निकाल के उसके ऊपर बैठ जाती है। और जैसे ही वो बैठती है वो अपने आसपास में देखती है कि बाकी सब लोग तो खड़े हुए थे, तो वो परेशान हो जाती हैं। वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करके खड़ी होती है, तो सेकंड बेल बजती है और सारे बच्चे बैठ जाते हैं। अब वो खड़ी है और सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब ऑकवर्डली उन्हें अजीब लगता है ये सब क्या कर रही हूँ मैं, वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाती है, और दूर से वो पेल फेस वुमेन जो उनकी वार्डन थी वो उन्हें घूर के देख रही होती है, एंड शी फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड कि मैंने क्या किया है। अब थर्ड बेल बजती है और सब बच्चे जो है अपने फोक और नाइफ्स लेके खाना खाना शुरू कर देते हैं। बीच में एक इंसिडेंट और होता है, वो मैंने आपको ये नहीं बताया। जैसे ही बामा बैठती हैं, मैं बार बार बामा कह रही हूँ, सॉरी, जैसे ही ज़ित्कारा सा बैठती है ना, वैसे ही प्रेयर होनी शुरू होती है बहुत दूर से कहीं। तो उन्हें तो नहीं पता था प्रेयर हो रही है, तो वैसे उचक उचक के देख रही थी कि कौन है वो आदमी, कौन है जो बोल रहा है। और तब उन्हें ये पेल फेस वुमेन ने गुस्से में देखा था कि ये बच्ची ढंग से बैठ क्यों नहीं रही है डिसिप्लिन में। देन थर्ड बेल बजते ही सब लोग फोक नाइफ से खाने लगते हैं, और
ऑथर को बहुत ही डरा हुआ महसूस होता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड वो रोना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट जो है, इस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएंगे, बताओ उनका पहले दिन का ईटिंग बाय फॉर्मूला क्या है, कि किस तरीके से बच्चों को ऐसे एक घंटे पे ये करना है, दूसरी घंटे पे ऐसे सिखाया जा रहा है। अब वो कहते हैं कि अगले दिन क्या होता है या उसी के थोड़ी देर बाद क्या होता है, मेरी फ्रेंड जूडेवन, यानी कि वहीं पे जो एक अमेरिकन लड़की उनके साथ रहती थी जूडेवन, वो उन्हें बताती है कि उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है जूडेवन को, और उसने सुना है कि यहाँ पे वो पेल फेस वुमन बात करी थी हम सभी के बाल काटने की। तो ज़ितकालासा कहती है कि नहीं, मेरी मदर ने बताया है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे सोल्जर्स से वॉरियर्स है जो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, वो जो है सिंगल हेयर रखते हैं जब उनका एनिमी उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि दुश्मन जब तुम्हें पकड़ लेना वो तुम्हारे बाल काट देता है। और अमंग देयर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज मोर फॉर मर्नर्स एंड कॉवर्ड्स। और कहती हैं कि उनके लोगों के अंदर जो शॉर्ट हेयर्स हैं वो या तो शोक बना रहे होते हैं ना, जो लोग किसी की डेथ हो गई उसके बाद वो छोटे हेयर रखते हैं या गंजे होते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ही कायर होते हैं उनके बाल कटवा दिए जाते हैं। मैं थोड़ी अपने बाल ऐसे ही कटवा लूँगी। तो जूडेवन कहती है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते बहन, हम इनको थोड़ी हम मुकाबला कर लेंगे इनका। तो ज़ितकालासा कहती है कि नहीं, मैं तो पहले रेजिस्ट करूंगी, देन देखा जाएगा जो होगा। तो जैसे ही जूडेवन को ये बात सुनती है वो कि उनके बाल काट दिए जाएंगे, तो वो क्या करती हैं, एक सीक्रेट प्लान बनाती हैं। जैसे ही उनको दिखता है कि हॉल रूम के अंदर कोई भी नहीं, आसपास में स्कूल में कोई भी नहीं है, तो वो चुपचाप एक स्टेयर्स के ऊपर जाती हैं। और वो बहुत धीरे धीरे नहीं चल पा रही थी अब, क्योंकि उनके मोकैसन जो कपड़े वाले जूते थे वो लेकर उन्हें भी अब लेदर के जूते पहना दिए गए थे। वो एक अंधेरे कमरे में जाती है, वहाँ पे कुछ बेड्स रखे हुए थे 3, और हरे रंग के कर्टेन थे। वो एक बेड के नीचे जाकर छुप जाती हैं। अब वो छुप के वहाँ बैठी ही होती है कि थोड़ी ही देर में उन्हें हॉल में से आवाज़ें आने लगती है। सब उनका नाम ले रहे थे क्योंकि अब उनके बाल कटने की बारी आ गई थी। जूडेवन भी उनको ढूंढ रही थी, हर कोई ढूंढ रहा था। अब उनकी आवाज़ें पास आने लगती, यानी कि वो उस कमरे में ही आने वाले थे जहाँ पे वो छुपी हुई थी। बहुत सारी लड़कियां और कुछ औरतें उस कमरे में आती हैं, और एक लड़की जो है कर्टेन हटा देती है। कर्टेन हटाते ही वो कमरे से अंधेरा खत्म हो जाता है और बहुत ही रोशनी हो जाती है। एंड एक लड़की फिर बेड के नीचे देखती है और उन्हें जो है ज़ितकालासा मिल जाती है और उन्हें खींच के बाहर निकाला जाता है। रेस्ट उन्हें यही याद है कि मैंने सबको मारने की कोशिश करी, स्क्रैच करने की कोशिश करी, बट कुछ नहीं हुआ। मुझे उन्होंने चेयर पे बांध दिया और मेरे गले पे जैसे ही ठंडी ठंडी कैंची का एहसास हुआ और मेरी जैसे ही उन्होंने सबसे थिक वाली जो मेरी चोटी थी उसे काटा, कह रही मेरी तो स्पिरिट्स ने गिव अप कर दिया। एंड उस दिन मुझे समझ में आ गया कि अब मैं एक एनिमल बन चुकी हूँ और ये मुझे जो है वो चलाने वाले हैं। शी फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड एंड सैड। आफ्टर दैट ऑल्सो उनको कोई कंसोल करने नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा रोती है। एंड उन्हें अपनी मम्मी की अब बहुत ज़्यादा याद आती है कि कैसे उनको जब से उनकी मम्मा से दूर करा गया है सिर्फ पेन और सफरिंग्स ही मिली है। शी फेल्ट लाइक एन एनिमल ड्रिवन बाय हर्जर। एंड उन्हें अपनी मम्मा की बहुत याद आती है क्योंकि कोई उन्हें कंसर्न करने वाला नहीं था। एंड नाउ शी फाइनली फेल्ट कि उनकी इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो उनकी एक पहचान थी, उनसे वो छीन ली गई है और वो सभी की तरह बना दी गई हैं। तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था चैप्टर का, इससे ऊपर कुछ नहीं है चैप्टर में, आपको सब समझ में आ चुका है। अब शुरू करते हैं गाइस हम अपना अगला चैप्टर जो है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, रिटन बाय बामा। तो बामा ने अपनी लाइफ की एक बहुत ही छोटी उम्र के अंदर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा एंड उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा लेसन लिया। ठीक है, तो शी वॉज इन क्लास 6 जब उसको 3rd, तब उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। उससे पहले उन्होंने ओपनली ये सब सुना नहीं था, बट अब देख उन्होंने ज़रूर लिया था। तो बामा जो है गाइज अपने स्कूल से घर आने में ना बहुत ज़्यादा देर लगाया करती थी। क्यों देर लगाती थी? रास्ता तो सिर्फ बहुत छोटा सा था, बट फिर भी वो 10 मिनट के रास्ते को आधे घंटे में कवर करती थी, क्योंकि बाजार में जो चहल पहल होती थी उसको वो देखती भी आती थी। अब ये ना चैप्टर आप पढ़ोगे बहुत लेंथी लगता है, बाजार में क्या चहल पहल थी। यहाँ मैंने कंसाइज नोट्स बना दिए, इनमें से आप रीड कर सकते हो कि बाजार में क्या चहल पहल होती थी। तो वो स्ट्रीट के मार्केट्स और बाजार को देखती थी, मंकी की परफॉर्मेंस को देखती थी, स्नेक चार्मर के म्यूजिक को देखती थी। एक साइकिलिस्ट था जो बार बार साइकिल चलाता रहता था। 3 दिन से वो साइकिल चला रहा था और उसकी मोटिवेशन जैसी ही लो होती थी, लोग आके उसकी शर्ट के ऊपर नोट चिपका देते थे और वो फिर साइकिल करता था। टेम्पल के बाहर जो प्रसाद बन रहा होता था पोंगल का, उसको देखती थी। ड्राइड फिश के स्टॉल को देखती थी, फ्राइड स्नैक और स्वीट शॉप्स को देखती थी। फिर स्ट्रीट की लाइट्स को कलर चेंज होते हुए देखती थी। हंटर जिप्सीज को देखती थी जो बीड्स नीडल्स सेल कर रहा होता था, ईयर के क्लीन करने के जो है कुछ चीज़ें। फिर पॉलिटिकल पार्टी की स्पीचेस चल रही होती थी। फिर स्ट्रीट पे कोई प्ले हो रहा है, पपेट शो हो रहा है, वहाँ देखती थी। देन वो जो है आगे चल के जो कॉफ़ी शॉप्स होती थी वहाँ रुक जाती थी, और जिस तरीके से कॉफ़ी शॉप का जो कॉफ़ी वाला वेटर होता है ऐसे कॉफ़ी को ऐसे एक कप से दूसरे कप में पलट के ठंडा करता था, उसे भी देखने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। फिर वो आगे जाती थी और जो स्ट्रीट वेंडर जो कुछ खाने का सामान बेच रहे होते थे उन्हें प्याज काटते हुए देखती थी। कुछ फ्रूट्स के पेड़ देखती थी,
अलग अलग जैसे मैंगो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो और अलग अलग चीज़ों को देखते देखते गाइस वो जो है अपने घर के पास पहुंचती रहती थी। कभी किसी दुकान पे टैमरिन सीड्स मिलता था, कहीं हलवा, कहीं पायसम, तो कहीं आइसक्रीम्स मिलती थी। ये सब देखते देखते गाइस वो अपने घर पहुंचती थी। बट एक दिन क्या होता है, जब वो अपने घर के पास पहुंचने ही वाली थी, थ्रेशिंग ग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे जो जानवरों का जो अनाज है वो खा रहे होते हैं जानवर, पिसवाई हो रही होती है जो है अनाज की, और सफाई हो रही होती है अनाज की, ठीक है। तो वो वहाँ देखती है कि उनके यहाँ के बहुत सारे कम्युनिटी के लोग वहाँ काम कर रहे थे, और एक एल्डरली मैन, उनकी कम्युनिटी के एक बड़े अंकल जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने हाथ में एक पैकेट पकड़ के ला रहे थे, और उसको वो पैकेट को ऐसे हाथ से पकड़ नहीं रहे थे, उसको उसकी जो ऊपर की डोरी होती है, जो उसकी स्ट्रिंग होती है, उससे क्यों पकड़ रखा था, जैसे जो पन्नी है उसको ऐसे पकड़ रखा था। सो शी फेल्ट वेरी, आप कह सकते हो कि अनोइंग, कि यार ये कैसे अंकल लेके जा रहे हैं, ऐसे सिंपल हाथ में पकड़ लो ना। तो वो लैंडलॉर्ड की तरफ उस पैकेट को लेके जा रहे थे। लैंडलॉर्ड कौन था, उनके थ्रेशिंग ग्राउंड का जो जमींदार था, जो उनका बॉस था, वो अंकल वहां लेके जा रहे थे। उनको उसको देख के दिखाई दे जाता है कि उसके अंदर कोई फ्राइड स्नैक है खाने का, जस्ट लाइक वड़ाई होगी उसके अंदर। एंड जो है वो उनको देखती हैं और हंसने लगती हैं कि ये अंकल कैसे चल रहे हैं। अब यहाँ ना पीपल नहीं होगा, यहाँ बामा होगा। बामा वॉज वॉचिंग एंड लाफिंग। तो जैसे वो अंकल लेके जाते हैं उस स्ट्रिंग से पकड़ के पैकेट को, तो बामा बहुत देखती हैं उसे और हंसती हैं, और वो देखती है कि वो अंकल ले जाके उस पैकेट को दे देते हैं उस लैंडलॉर्ड को, उनके बॉस को, और वो जो लैंडलॉर्ड था उस स्नैक को जो है वो खा लेता है। अब जब वो घर जाती हैं तो उन्हें बहुत फनी लगती है ये चीज़, और अपने भैया को जाके बताती हैं। बट रादर देन कि उनके भैया हंसे, उनके भैया बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और कहते हैं कि बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। और वो उन्हें बताते हैं कि वो जो ओल्ड मैन है वो हमारी कम्युनिटी के एल्डर हैं, बट वो जो है ना, क्या कहते हैं, उनको अपर कास्ट के जो लोग हैं वो वैसा ट्रीट नहीं करते हैं। अपर कास्ट के लोग जो है हम लोगों को कहते हैं कि वी आर पॉल्यूटेड, इसीलिए वो उस पैकेट को टच नहीं कर रहे थे और वो उस पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ के ले जा रहे थे। नो, जैसे ही बामा ये बात सुनती है तो उनको तो ये सब पता ही नहीं था कि उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उन्हें लगता है कि क्यों मैं उस पैकेट को क्यों नहीं छू सकती। वॉट मेड अपर कास्ट पीपल थिंक दैट दे आर सुपीरियर, हाउ कुड पीपल गिव अप ह्यूमन फीलिंग्स ओवर कास्ट। ये क्या मतलब हुआ, हम इंसान नहीं है क्या, ऐसी बातें वो कोई कैसे क्यों कर सकता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आज पहली बार उन्हें पता चला था कि समाज के अंदर ऐसी भी कोई बातें होती है। तो फिर उनके भैया अन्ना जो है उनकी अपनी लाइफ का भी इंसिडेंट बताते हैं कि एक दिन जब वो कॉलेज से घर आए हुए थे और पास ही के गांव में लाइब्रेरी में बुक लेने गए थे, तो वापसी पे आते हुए एक आदमी ने उनसे उनका नाम पूछा, और नाम पूछने के बाद मोहल्ला पूछा, जिससे पता चल जाए कि वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से बामा को समझ में आ जाता है कि उनकी कास्ट के लोगों के साथ ऐसा उनकी सोसाइटी में हो रहा है। देन बामा के ब्रदर उन्हें जो है बताते हैं कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो एक चीज़ से हट सकता है, वो है एजुकेशन। और अगर आप पढ़ोगे बेटा तो आपको जो है रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। तो बामा ऐसे ही करती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, अपनी क्लास में भी नंबर 1 आती है। एंड फ्रॉम दैट डे उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने। एंड इससे उनको लेसन मिला कि अगर वो स्टडी करेंगे अच्छे से तो शायद वो जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम कर पाए, ठीक है जी। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की थीम, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे बामा वाले चैप्टर की थीम। और भी थीम्स है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है इक्वालिटी शुड बी फंडामेंटल राइट फॉर ऑल, रेशियल एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस हट जानी चाहिए, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइटिंग इनजस्टिस। तो ये वाला चैप्टर भी गाइस हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ विस्तार भी आपकी फुल ऑन रेडी हो चुकी है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। सब चैप्टर कंप्लीट है, सारे चैप्टर की आपको स्टोरी पता चल गया है। अब गाइस फोकस करना है हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। थोड़ी ही देर में विस्तार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 शॉट आ रहा है, ठीक है। मे बी मैं 1 शॉट अपलोड करूँ, मे बी मैं अलग अलग चैप्टर करूँ, जैसे आप देख लेना आपको पास वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी। और आपको विस्तार के वो सभी क्वेश्चन्स को जो है अच्छे से पढ़ लेना है। मैं हर चैप्टर के 10 to 12 क्वेश्चन कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे एक्सट्रैक्ट हो उसमें से भी वहीं आंसर बन जाएगा, चाहे आपके आ जाए पैरेलल हो जाए, लॉन्ग हो जाए, शॉर्ट हो जाए, हर क्वेश्चन वहीं से आपकी हेल्प करेंगे। सो उन वीडियोस का वेट करना और अभी विस्तार को अच्छे से पढ़ लो। मैं नोट्स लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार रिवाइज कर लो। फिर हम मिलेंगे अभी थोड़ी ही देर बाद 2-3 बजे के करीब जो है मैं राइटिंग सेक्शन पढ़ाने आऊँगी, उस लाइव सेशन को आप अटेंड कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।